अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही या 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को और इस बदलते हुए मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के हवाले से भी तैयारियों का आगाज हो चुका होगा। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, प्रोग्राम को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ेंगे अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत को बयान फरमाते हुए क़यामत की चंद अलामतें इरशाद फरमाई जो आज पाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब उलमा को उठा लिया जाएगा। आपने फरमाया फितने आम हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुखल भी आम हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कत्ल भी आम हो जाएगा। आज वो ज़माना आ चुका है। कोई ज़माना था अगर कोई 8 महीने के बाद शाम के वक्त सुर्ख आंधी चला करती थी तो हमारे बड़े फरमाया करते थे, अल्लाह खैर करे किसी जगह कोई कत्ल ना हो गया हो। आज तो रोज़ाना कत्ल होते हैं, आंधियाँ भी बंद हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी खूबसूरत सी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और इनका तारुफ करवाती चलूं। फिजा मलिक हमारे साथ मौजूद है, मॉडल। एक दफा फिर से अस्सलाम वालेकुम फिजा, क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं, क्या चल रहा है? जिंदगी चल रही है। जिंदगी चल रही है, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम क्या बताएं, कुछ लॉन पहनना शुरू कर दिया कि नहीं? बहुत गर्मी हो रही है। सेल्स का फायदा उठा रही हैं? नहीं, तो सेल्स ही नहीं रही है भाई। वो पुराना आर्टिकल क्यों पहने हम? नया पहनेंगे ना, पुराना क्यों पहने? ठीक है जी। ऊपर से मॉडल्स है, मॉडल्स के तो वैसे ही ऊपर वो होते हैं कि यार इससे पुराना वाला पहना। हाँ, नई से नई चीज, ये बहुत जरूरी है। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद साबिर मेयो साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। मौसम के हवाले से बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको मौसम? मौसम चेंज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो खुशगवार है। आगे वक्त के साथ साथ शिद्दत भी बढ़ेगी, हिद्दत भी आएगी। और ये मौसम जब भी स्टार्ट होता है, ये महीना जब भी स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा हाइप होती है जश्न बहारा फेस्टिवल की। जी बिल्कुल। और हर जगह रौनक होती है, फूल है, रंग है, और हर तरफ जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे, जहाँ भी नजर डालेंगे, रंग बिरंगी ऐसा एक माहौल बना होता है। कैसा लगता है फिजा आपको? फ्लावर्स हर किसी को पसंद होते हैं, मतलब, लेकिन मैं कभी इन फेस्टिवल्स में नहीं गई। तो एक दफा जरूर जाइएगा। यार आवाम बहुत गंदी होती है। अच्छा, क्राउड आपको तंग करता है? मैं क्राउड से बहुत भागती हूँ। कॉन्सर्ट्स पे भी इस वजह से बहुत, हालांकि बहुत शौक है जा के सुनना, फिर क्राउड से शफरिंग होने लग जाती है, अजीब सी घबराहट होती है बहुत ज्यादा। ऊपर से माशाल्लाह मुल्तानी। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद साबिर मेयो साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। सबसे पहले आपको बताते चलूं कि 12 साल इन्होंने गिलानी लॉ कॉलेज BZU में एज ए टीचर, लॉ के टीचर इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो अभी इसके स्कोप के हवाले से बात करेंगे सबसे पहले कि लॉ का करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए लॉ का हमें क्या स्कोप नजर आता है। जी अरशद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 12 साल हो गए यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज मुल्तान में। और लॉ आपको पता है हर शहरी के लिए पाबंदी लाजमी है, और लॉ को जानना भी हर एक के लिए ज़रूरी है। और प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ भी यही हासिल है कि हर शहरी जो मुल्क और मुआशरे में बसता है वो कानून से वाकिफ़ है, इसीलिए उनके सज़ा और जज़ा का भी मामला है। तो ये प्रिजम्पशन है, इसलिए इसे जानना चाहिए, सबको ही जानना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, तो मुझे बताइएगा कि अब क्या मैनिफेस्टो है, क्या मंशूर है, क्या करना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वकालत में हूँ, 2001 से प्रोफेशनल वकील हूँ, और 2010 से मैं यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्रोफेशन है, शानदार प्रोफेशन है, चार्मिंग वाला, अट्रैक्शन वाला प्रोफेशन है, और प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। बिल्कुल। तो इस तौर पे चाहत होती है बंदा अच्छे प्रोफेशन में जाए। इसी तौर से मैं भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक प्रोफेशन में आया हूँ, कोई बाई फोर्स नहीं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चॉइस के साथ आया हूँ, और खुश हूँ इस प्रोफेशन से। अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है,
اور جو رزق نصیب کا ہے وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر اپنی اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ جو ایک پوزیشن ملی ہے یہ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل کم بات نہیں ہے، تو اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ نے آگے کس طریقے سے چینجز لانے ہیں اپنی اس پوزیشن پر رہتے ہوئے؟ جی بالکل ایسے ہی اللہ کے فضل سے میرے بار کے ممبران نے مجھے منتخب کیا ہے، میری پوری ایگزیکٹو کو منتخب کیا ہے، تو خواہش یہ ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ ہم جہت ہو کر سارے دوستوں کے لیے کوشش کی جائے، اور اس میں جو مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور اس میں امپرومنٹس کی گنجائش بھی ہوتی ہے، ہماری بار میں بھی اور ملتان بار میں بالخصوص مسائل ہیں، ان کی امپرومنٹس کے لیے اچھا ایٹماسفیئر دینے کے لیے خواتین حضرات ایک بڑی تعداد ملتان بار کی ممبر ہے، پاکستان کی دوسری بڑی بار ہے، تو معاملات کو بہتر کیا جائے، ورکنگ ایٹماسفیئر اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، آپس میں رشتے اچھے ہوں، باہمی طور پہ تعاون ہو، اور جوڈیشری کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز کے ساتھ ہم عوام الناس کو اور لیٹیگنٹس کو بہتر انداز میں انصاف پرووائڈ کرنے میں مدد کر سکیں، یہی ہمارا مینیفیسٹو ہے، یہی اللہ چلیں دیٹس ویری گڈ کہ آپ نے چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیا، آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہاں پر کام ہونے کی ضرورت ہے اور اس پر آپ یقینی طور پر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا شکر ہے 2 ماہ ہو گئے ہمیں اپنی بار میں بطور ریپرزینٹیٹیو آئے ہوئے، میرے پریزیڈنٹ جناب محمد وسیم خان بابر صاحب ہیں، میں بطور جنرل سیکرٹری ہوں، اور ہماری ایگزیکٹو کے ممبران 16 لوگ ہیں ہم، تو کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ فلاز ہیں، جہاں پہ بہتری لائی جا سکتی ہے، تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور ایک اچھا ماحول باہمی تعاون کے ساتھ، رابطے کے ساتھ بہتر کیا جائے۔ چلیں انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ فضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے فضا مجھے بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے؟ آپ نے بولا زندگی چل رہی ہے، زندگی تو چل رہی ہے، زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ زندگی میں اسٹڈی بھی چل رہی ہے، شوٹس بھی چل رہے ہیں، تو سب چیزیں مینیج کر کے چل رہی ہیں۔ تو ابھی آپ کا سانگ کا شوٹ کیسا رہا تھا؟ ہاں بہت اچھا رہا یار، بہت اچھا First experience تھا؟ اس واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ود ہاشر، اور بہت اچھی ٹیم تھی، مطلب obviously بات آپ کو پتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہو نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا سارے بوائز، آپ کو بھی پتا ہوگا شوٹس وغیرہ میں کتنا ٹف ہوتا ہے، سارا ٹیم، ظاہر بات ہے کیمرہ مینس ہیں، بٹ لٹرلی مجھے کہیں ایسا کوئی فیل نہیں ہوا کہ یار میں بہت سارے لڑکوں میں کھڑی ہوں، کچھ برا لگ رہا، بہت کمفرٹیبل ماحول تھا، اور گانا تو یار میں سن کے ختم ہو گئی۔ اب سیٹ ہو گئی ہیں آپ؟ ہم سبھی ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں سنا؟ اچھا ہے نا، اور بہت اچھا لگا کہ آپ اس میں تھیں۔ تھینک یو۔ تو یعنی یہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، آپ کو کسی قسم کا وہ ڈسکمفرٹ والا ایلیمنٹ نہیں تھا کہ آپ کو لگے کہ یہ میں کیسے کروں گی یا یہ کوئی بہت نئی چیز ہے میرے لیے؟ نہیں وہ تو تھا، لیکن مجھے بالکل بھی کچھ ہو نہیں گیا، جس طریقے میں شوٹس ہوتے تھے میں نے بالکل ویسے ہی ہینڈل کیا، اور آل گڈ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہے شایان خانیوال سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹی وی کا والیوم پلیز کم کر دیجئے۔ جی میرا وکیل صاحب سے کوشچن تھا۔ جی جی کیجئے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آج کل یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہو جاتے ہیں، کسی نے چھوٹی سی چوری کر لی یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر پکڑ لیتے ہیں، تو یہ اتنی لمبی لمبی ڈیٹیں عدالت کے اندر، اتنا لمبا لمبا سا کیس چلنا، فیصلہ نہ آنا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کنسرن جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ جو کیس ایک دفعہ عدالت میں جاتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہی ہیں جی، کورٹس میں کیسز آتے ہیں، حقیقت ہمارا جو قانون ہے وہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، اس کی ترتیب ایسی ہے، پروسیجر ایسا ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس سے زیادہ جو پرابلم ہے، ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، یہاں پہ وسائل کی کمی ہے، ججز کی تعداد تھوڑی ہے، وہاں پہ جو ایٹماسفیئر چاہیے وہ نہیں ہے، وکلا صاحبان ظاہر ہے بہت ساری کورٹس سکیٹرڈ ہیں، ابھی تو ملتان میں دو جگہوں میں متی تل اور ملتان کچہری میں کورٹس ہیں، اس سے پہلے بہت سارے کورٹس مختلف حصوں میں، شہر کے مختلف حصوں میں سکیٹرڈ تھی، تو وکیلوں کا بھاگنا ایک کورٹ سے دوسری، اس وجہ سے صحیح ٹائم پہ نہ پہنچ پانا، پھر جج صاحبان کی تعداد کا کم ہونا، ایک جج صاحب کے پاس 250 کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود تصور کریں، اگر 250 فائلز پہ ایک دفعہ جج صاحب اگر محض تاریخ دینے کے لیے بھی اگر ٹچ کرے تو 250 منٹ تو کم سے کم لگیں گے، اور ایک منٹ بھی دیے جائے، تو اس طور پہ سماعت پھر ججز کے ساتھ ساتھ گواہان کے مسائل ہوتے ہیں، 2 پارٹیز ہوتی ہے، ایک پارٹی چاہتی ہے کہ لنگران کیا جائے، اسے پروسیس کو لمبا کیا جائے، ڈیلے ہو، دوسری پارٹی جس کا کوئی حق انفرنج ہو رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے فوری طور پہ فیصلہ ہو، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پارٹیز کے ساتھ ساتھ پھر جج صاحبان یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کو سن کے فیصلہ کیا جائے۔ یقیناً یہ سارا کا سارا پروسیجر لا ہے، قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں ہوں، بر وقت فیصلہ تو ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم من حیث القوم جو ہے ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کا جو انسان ہے اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ فضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی تھی شوٹس کے حوالے سے۔ آپ کو فرسٹ ایکسپیرینس تھا سانگ شوٹ کا؟ بالکل فرسٹ ایکسپیرینس۔ ٹھیک ہے، آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اب آگے کیا پلانز ہیں؟ آپ نے یہ کنٹینیو کرنا ہے؟ ہاں
इस फील्ड को तो कंटिन्यू करना है, सपोर्टिंग बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब बेसिकली आपको होता है ना सपोर्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। और एज यू नो कि मॉडल्स को किस नेम से जाना जाता है, और माई इमाम की आंखों में एक्सरे लगा होता है। तो यानी वो मतलब मिसकंसेप्शंस और वो मिथ्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। आज भी हम लोगों के डीएम्स में आप देख लें इतने बैड कमेंट्स भी होते हैं और बहुत अच्छे सपोर्टर्स भी होते हैं, पर वो कहते हैं ना ख्वाब हमेशा माँ बाप के उससे पूरे होते हैं, सपोर्ट से। बिल्कुल। तो आई एम लकी टू हैव माई मॉम एंड डैड एंड रियली थैंक्स टू बोथ ऑफ देम कि यार उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा। मतलब मैंने कुछ भी कहा ना यार ये मैंने करना है, उन्होंने कभी भी नहीं रोका। एंड राइट नाउ मैंने ब्रांड का सोचा कि मैं अपनी नेम का ब्रांड ओपन करूँगी, बजाज के नेम का ना। इट्स माई ड्रीम, इट्स माई ड्रीम कि मेरी नेम का आउटलेट हो। वो क्या ब्रांड होगा, क्या करना है? इट्स नॉट अ ब्राइडल वेयर्स, नॉट अ पार्टी वेयर्स, मैं कैजुअल, बिल्कुल कैजुअल, जिस तरीके का आज की मतलब गर्ल्स पहनना पसंद करती हैं, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड सिल्क। मुझे सिल्क का बहुत वो ना पसंद है, सिल्क के ड्रेसेस। तो आई विश के ना सिल्क के टॉप्स और जो आजकल चल रहे हैं इस टाइप के, इंशाल्लाह मे बी सून। ठीक है। वैसे सबसे पहला कंसर्न जब भी आपने सोचा होता है या प्लान करना होता है कि जी मैंने बिजनेस करना है, तो सब लोग कहते हैं कि यार बिजनेस करने के लिए पैसा दरकार होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ऐसे नहीं कोई कारोबार शुरू हो जाता। तो व्हाट आर योर प्लान्स, क्या किया, कैसे इसको करना है? फर्स्ट ड्रेसेस को करके एंड देन मैं उसको ऑनलाइन शिफ्ट करूंगी। ओके। हाँ, रिस्पॉन्स देखूंगी, देन मैं उसको आउटलेट पे शिफ्ट करूंगी। ठीक। डायरेक्ट आउटलेट पे जाऊंगी तो ऑब्वियसली कोई मुझे नहीं जानता इस टाइम, तो वो जाहिर बात है लोग मेरी 2000 की शर्ट पहनने से बेटर है वो खादी की 1000 की शर्ट पहनेंगे, क्योंकि इट्स अ ब्रांड, इट्स अ ब्रांड। आई एम नॉट अ ब्रांड राइट नाउ, लेकिन जब मुझे लोग जानना शुरू होंगे तब मैं आउटलेट ओपन करूंगी ना, कि एटलीस्ट मेरे कस्टमर्स तो ग्रेट। हाँ चलें, ये आपने अच्छा सोचा, यानी स्टेप बाय स्टेप चलने का पूरा प्लान कर लिया है। ठीक है, ठीक है जी। मोहम्मद अरशद साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, और हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से और मसाइल के हल के हवाले से। अभी तक आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ पर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और उनको सेटल डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2 माह हो गए आपको इस पोजीशन पर आए हुए, लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको इस मकाम तक पहुंचाया, आपको इसका क्रेडिट जाता है, अवाम को भी इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन अब आप ये बताइए कि 2 माह में आपने कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको कवर अप करने की जरूरत थी और आपने वो कवर किए? जी, हमने 8 जनवरी को हमारा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद अल्लाह के फजल से हम कामयाब हुए। तो 1 हफ्ता डेढ़ तो आपको पता मुबारकों में और मिठाइयों में चल जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद हमने फौरी तौर पे बगैर किसी ताखीर के इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब से मुलाकात का तरतीब बनाई और वहाँ गए। हमने उनसे गुजारिश की कि आप तशरीफ़ लाएँ मुल्तान बार में, और आप मतलब इस बात को जानेंगे कि पंजाब में जब से उन्होंने हल्फ लिया 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, किसी बार में नहीं तशरीफ़ ले गए। तो मुल्तान से हैं, इसलिए हमने उनसे गुजारिश की कि हमने हल्फ तब लेना है, हमारे सदर साहब ने कहा, जब आप तशरीफ़ लाएंगे और हमने आपके ही हाथों हल्फ लेना है। वो तशरीफ़ लाए मुल्तान में 19 फरवरी को, और जब वो आए तो अल्लाह के फजल से अबाउट 6000 मिलियन रुपीज़ उन्होंने अनाउंस किया मुल्तान के लिए कि मुल्तान में जुडिशल टावर की तामीर करेंगे, 12 मंजिला है, 11 मंजिला है। इसके अलावा पार्किंग प्लाजा होगा, वकला साहिबान के चैम्बर्स होंगे, ऑफिसेज होंगे। तो ये तकरीबन 6000 मिलियन रुपीज़ उन्होंने एलोकेट फरमाए मुल्तान के लिए। और आप देखेंगे जो मसाइल मुल्तान कचहरी के हवाले से हैं, बेशुमार मसाइल हैं। पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है, इसकी एबिलिटी गेंट शेड है, अवाम उन्नास बेचारी आती है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, वकला साहिबान के लिए चैम्बर्स नहीं है, अवाम जो आती है उनके पास मशवरे के लिए, एडवाइस के लिए उन्हें बिठाने की जगह नहीं है। तो ऐसी मस्जिद का इशू है, हमारे पास मस्जिद में कमी है, लोग नहीं मतलब पूरे होते हैं। इसके अलावा जज साहिबान के लिए अदालतों की बहुत ज़्यादा कमी है, एहलकारान के लिए एलमद रूम और जो रिकॉर्ड कीपिंग प्रेमिसेस होती हैं वो नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और सारे के सारे जुड़े हुए हैं पार्किंग प्लाजा और जुडिशल टावर से। तो अल्लाह के फजल से बेहतरीन और सबसे प्रायोरिटी पे हमारा यही इशू है, और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, हमारे सदर साहब भी और बाकी सारी एग्जीक्यूटिव भी, कि हम इस साल में इंशाल्लाह इसमें मैक्सिमम प्रोग्रेस जो हो सकती है, कम से कम जितना मुमकिन हो जाए तामीर हो जाए, और उसके बाद जो वर्कलोड है वो उधर शिफ्ट हो जाए, ताकि जब स्टार्ट होंगी तो ये मसाइल कचहरी के बहुत सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इश्यूज हैं जी, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम ओवरऑल अरशद साहब पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक भी क्या इश्यूज हैं? पहले सबसे पहली बात तो यही है कि कोर्ट कचहरी में जो केस चला गया है वो हो जाएगा प्रोलॉन्ग, कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पड़ते हैं, एक कॉमन चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है लोगों के माइंड्स में। तो इस चीज को कैसे सेटल किया जा सकता है?
गुजारिश ये जी, पाकिस्तान में मसाइल तो हर शोबे में है बिल्कुल। और जुडिशल सिस्टम में भी यकीनन लीगली भी फलाज होंगे बहुत सारे, लेकिन जैसे पहले मैंने गुजारिश की, हमें अपने जहनों को और माशरे में आम सोच को बदलने की ज़रूरत है। अवामुन्नास में ये बात जानी चाहिए और लोगों को पता चले कि अभी भी इस टूटे फूटे निज़ाम के बावजूद, बहुत सारे फलाज के बावजूद, कमियों के बावजूद, अगर जुडिशल सिस्टम ना हो तो माशरे के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, लाइक हैं माफियाज हैं, और आपका ऑफिसर्स हैं, एग्जेक्टिव है, और आपके ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जागीरदाराना सिस्टम है, सरमायादाराना सिस्टम है, ये सारे के सारे आम आवाम को नोच डालेंगे। अदरवाइज अगर वकील सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, अदालतें ना हो तो ये कुछ बचेगा नहीं। अभी भी जो भी डर खौफ है, एक आम आदमी जो बेचारा रेडी पान है, काश्तकार है, मजदूर है, किसान है, जब उसे देखता है कि मेरे साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी तौर पर मेरा राइट जो इन्फ्रेंज हो रहा है, वो अपने वकील को इंगेज करता है और अदालत में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंच जाता है रेट की शक्ल में, या सिविल कोर्ट में चला जाता है दावे की शक्ल में, तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट करता है और उसे ये उम्मीद होती है कि यहाँ पे मुझे जागीरदार वडेरे के दरवाजे के सामने 2 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं जाऊँगा और मेरी समाअत होगी, मुझे कहीं पर सुनवाई होगी, कम से कम मैं अपनी बात बयान कर सकता हूँ। और इस सिस्टम के बावजूद जब बंदा कैथारसिस हो जाता है, वकील साहब के पास आता है, पहले वकील साहब उसे तसल्ली देते हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम आपके राइट्स के लिए लड़ेंगे, फिर उसे अदालत में पेश करते हैं, तो उसका बहुत सारा जो उबाल होता है वो बैठ जाता है। उससे जो इश्तियाल आना होता है, जो माशरे में मजीद दहशतगर्दी और ऐसे अनासर अगर सर उठाएं, तो वो बहुत हद तक ठहराव आ जाता है। और फिर जो है माशरे के जो एक सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसमें जब वो शामिल होता है तो फिर कोशिश करता है अपने राइट्स के लिए। तो यकीनन हमें अपने जहनों को भी बदलने की जरूरत है, हमारी जो इंतजामिया है उसे अपने मामलात को बेहतर करने की जरूरत है, हमारी जो लेजिस्लेशन है उसे जरूरी है कि वो आपस में लड़ाई झगड़े के बजाय और एक दूसरे की खींचा तानी और टांगे खींचने के बजाय वो हमारे जो हमने लेजिस्लेशन के लिए उन्हें मुंतखब करके असेंबली में भेजा है वो काम करें जो उनका काम है। ठीक है, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है फिजा मलिक, मॉडल, और हम इनसे फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात कर रहे हैं और करंटली क्या चल रहा है, क्या शौक हैं, और अभी अपने ब्रांड के ऊपर भी काम कर रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। मोहम्मद अरशद साबिर मेयो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। अच्छा, हम डिस्ट्रिक्ट बार की बात करें तो इसकी तोसी और तरक्की मैं समझती हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है, तो अब इस पर क्या काम किया जाएगा? मिस तकरीबन 6000 मिलियन रुपीस जो है ना वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एलोकेट करवाए हैं। 27 कनाल से ज़ायद जगह जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक्सटेंशन के लिए दी है। उसमें इंशाल्लाह 11-12 मंजिला टावर जो है जुडिशल टावर के नाम से कंस्ट्रक्शन होगी इंशाल्लाह। इसी तरह 6-7 कनाल ज़मीन वकील साहबान के लिए, जिसमें नीचे पार्किंग प्लाजा बनेगा, दो बेसमेंट्स बनेंगी, उसके ऊपर दफातर होंगे सदर साहब के, सेक्रेटरी साहब के, और फिर बार हाल होगा, ख़वातीन के लिए बार हाल होगा इंशाल्लाह, डे केयर सेंटर होगा, और इसके बाद ऊपर जो है 3 से 4 मंजिल पे जाके चैम्बर्स बनेंगे वकील साहब। तो इंशाल्लाह ये अगर बन जाता है, जैसे कि टाइम इसका 3 साल का 36 माह का टाइम है, अब हमारा टेन्योर जो है 1 साल के लिए होता है, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम काम अपने दौर में कोशिश करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ में अल्लाह करे चीफ जस्टिस साहब ने इज्जत मां मिस्टर मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने शफकत फरमाई है कि वो फंड्स के लिए बड़ी तेज़ी करवाई है। इधर जो एग्जेक्टिव है डिस्ट्रिक्ट में भी और प्रोविंस में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ शफकत फरमाए और इसे शुरू करवा दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाए। बहुत सारे मसाइल तो कभी इंसान के खत्म नहीं होते, इंसान की जो लेकिन ये जो कचहरी की पार्किंग वाला मसला है ना, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा ये इसमें मैं एक आपसे अर्ज करता हूँ, सारे आप शायद मुआशरे में ये समझते हैं कि इसमें खता वकीलों की है, जबकि आप मुलाहिजा फरमाएं कि वकीलों की ना इतनी गाड़ियां हैं और ना ही सारी जिम्मेदारी वकीलों पर डाली जाती। अब देखें व्हीकल कोई भी हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, उसने बंदे ने अपनी ना तो जेब में रखी जा सकती है ना सर पे उठाई जा सकती है, कहीं तो उसने मैं जमीन पे लगना है। अब आप भी अगर जाएंगी कचहरी अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, बहुत सारे दोस्त जाते हैं, इमरान नवाज साहब जाते हैं और बिलाल नियाजी साहब जाते हैं, मेरे पास भी ऑफिस में तशरीफ फरमा होते हैं, आखिर इन्हें भी अपनी व्हीकल तो रोड पे ही छोड़नी ना, तो जहां जगह मिलेगी। अब वो कहा जाएगा जी वकीलों की पार्किंग है या वकीलों की जिम्मेदारी है, तो ये बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, वकला साहिबान अल्लाह का शुक्र है पढ़ा लिखा तबका है और हर तरह से कोशिश करते हैं। अभी हमें वो जो 6-7 कनाल जगह मिली है जहां पे कंस्ट्रक्शन होनी है, हमने वहां पे आर्जी पार्किंग बना दी है
اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اپنے چیف صاحب سے بھی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پلازا بنائیں اور پلازے میں نیچے بیسمنٹ میں ہو جائے اور اوپر چیمبرز بن جائیں. ہم اپنے طور پہ اللہ کا شکر ہے, میں نے پھر عرض کروں گا کہ ہماری پریکٹسنگ ایگزیکٹو ہے ساری, اور ہم ایڈریس کر رہے ہیں جو مسائل ہیں. ابھی پرسوں ہم نے وومنز ڈے منایا اللہ کے فضل سے بار روم میں خواتین کے ساتھ, بہت اچھی بڑی گیدرنگ تھی وکلا صاحبان کی ایڈنٹس کی تعداد میں. اس کے علاوہ جناب علی ہم نے جو ورکنگ ریلیشن شپ ججز کے ساتھ ہے وہ بہتر کیا, اپنا آپس میں کوارڈینیشن. اللہ کا شکر ہے ملتان میں سیشن صاحب محمد اکمل خان صاحب ہیں, وہ بڑے چیف صاحب کا بھی انہیں اعتماد حاصل ہے. ہم وکیلوں کا بھی ساتھ بھی اچھی کوارڈینیشن میں, ان کے ساتھ بھی مل کے کوشش کرتے ہیں کہ بہتری آئے اور مسائل کا حل ہو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ میرے صدر صاحب بھی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پریکٹسنگ وکیل ہیں, سینئر وکیل صاحب ریاض خان بابر صاحب جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ان کے صاحبزادے ہیں, خود بھی 25-26 سال کی اسٹینڈنگ رکھتے ہیں. میرے ساتھ وہ بھی 11 سال سے, تو میرے ساتھ یونیورسٹی کی لانے 12 سال سے پڑھا رہے ہیں, اور وہ مجھ سے سینئر ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں پھر عرض کرتا ہوں اچھی ٹیم ہے, اچھا ارادے ہیں, نیک خواہشات ہیں اور نیک نیت ہے, جو ہے نا بونافائڈ انٹینشن کے ساتھ کام. اچھا ٹھیک ہے ارشد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی گفتگو کا جب ہم آغاز کر رہے تھے تو ہم نے بات کی اسکوپ کے حوالے سے, تو ابھی کرنٹلی موجودہ ابھی سچویشن میں فیمیل لائرز کی, ینگ فیمیل لائرز کی آپ کتنی اسٹرینتھ دیکھ رہے ہیں؟ میم اصل میں ہمارے پاس جو ہے نا فیمیل اور میل کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے, یہ واحد شعبہ ہے. لیکن پھر بھی ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں, میل ڈاکٹر. ہمارے پاس صرف لائرز ہیں اور ایکولی ریسپیکٹیبل. ہم اللہ کا شکر ہے ایک بڑی تعداد, تقریباً اباؤٹ 400 کے قریب ہمارے پاس خواتین وکلا ہے, اور میل ممبرس کی بھی بہت ساری تعداد ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے آپس میں خوبصورت تعلق ہے, کوئی ایسی ڈسکریمنیٹری. مطلب میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ فیمیل کا کتنا انٹرسٹ ہے؟ جی بہت سارا. اب میں کہتا ہوں ڈے بائی ڈے اچھی فیملی سے, پڑھی لکھی فیملی سے. ہم دیکھیں جسٹس خضر حیات صاحب کی پوتی ہمارے پاس وکالت کرتے ہیں, میڈم رضا صاحبہ. سینئر وکیلوں میں سمینہ رانا صاحبہ ہیں, سبیر ادھاوا صاحبہ ہیں, بڑی بڑی نامور وکیل صاحب. میڈم فخرالنساء صاحبہ ملتان سے, اللہ انہوں نے جج بنایا, ہائی کورٹ کی جج رہی ہیں, ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ رہی ہوں. اسی طرح ہمارے پاس میڈم نسیم چودھری صاحبہ ملتان سے جج بنی, اور کتنے سیشن ججز میں میڈم کیا نام ہے, سعید صاحبہ, پروین سعید صاحب, وہ کئی خواتین ججز یہاں پہ بنی ہیں, ایڈیشنل سیشن ججز بنی ہیں. تو بہت سارے خواتین بڑے بڑے نام یہاں سے ملتان بار نے اللہ کا شکر ہے پیدا کی. ججز میں میل ججز میں اگر دیکھیں, جہانگیر ارشد صاحب, الطاف ابراہیم قریشی صاحب, جسٹس نذیر صدیقی صاحب, اس وقت سپریم کورٹ میں آپ کے امین الدین خان صاحب, یہ سب ملتان بار کے اللہ کے فضل ہے, لیجنڈز ہیں, لیونگ لیجنڈز ہیں. کچھ گزر گئے وہ بھی نامور لوگ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ملتان بار کبھی بھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہی. کبھی کسی تحریک کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, اللہ کا شکر ہے ملتان بار نے اپنے خون سے اسے سینچا ہے. تو ملتان بار کی الحمدللہ ایک تابناک تاریخ ہے, اور اللہ کا شکر ہے میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. پاکستان کی دوسری بڑی بار ہے اور میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں. میری بار نے میرے اوپر اعتماد کیا اور میری پوری ایگزیکٹو کے ساتھ اعتماد کیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ایمانداری کے ساتھ پوری بھرپور طریقے سے کام. انشاءاللہ. فضا, ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں, آنیسٹلی ہر کوئی یہ سمجھتا ہوگا اور مانتا ہے کہ ہر انسان کا ایٹ لیسٹ علم ہونا چاہیے. اف یو ڈو ناٹ نو کہ آپ کے اپنے رائٹس کیا ہیں, تو پھر زندگی کا کیا فائدہ, کیا مقصد ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا لاز ہیں, کیا رولز ہیں. تو بہت نا شوق تھا لائر. شوق تھا؟ ہاں تھا, کیونکہ نا ہے نہیں. اب بتاتی ہوں نا وجہ کیوں نہیں ہے. بہت زیادہ شوق تھا لائر بنوں گی نا, مطلب کورٹ وغیرہ. لیکن ان پاکستان ایز وی نو کہ لائرس کی آپ کو پتہ ہے کیا ہے ویلیو. آپ باہر جاؤ گے نا یہی ڈگری لے کے, بہت آپ کو سلام کیا جائے گا, کیونکہ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 پیشوں کی اہمیت ہے, ایک ٹیچر ایک لائر. بٹ ان پاکستان تو پھر آپ کچہری کی روڈیں ہوں گی. یہ ایک ایشو ہے. میں فضا صاحبہ عرض کرتا ہوں, ملتان میں بھی اللہ کا شکر ہے وکیل, میں بائی چوائس وکیل ہوں. میں 9th کلاس میں تھا تو میں نے سوچا کہ میں نے وکیل بننا ہے. میں نے بحث کرتے ہوئے ٹی وی پہ دیکھا تو میرا وہاں سے ایک جذبہ بنا. اللہ کا شکر ہے میں نے 9th کے بعد ٹل دی ٹائم کہیں ملازمت کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا, کسی گزٹیڈ آفیسر کے لیے, کبھی کسی مطلب میں نے کبھی میرے دل میں بھی نہیں آیا. مجھے اب 21 سال وکالت میں ہو گئے. 2001 سے میرا 97 سے 2000 کا سیشن تھا. 22 مارچ 2001 سے میں وکالت میں ہوں. کبھی میرے ذہن میں یہ ملال نہیں آیا, دل میں بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی اور پروفیشن. اب چونکہ کچھ 21-22 سال گزر گئے, اب کبھی کبھی تھکاوٹ کے اعتبار سے احساس ہوتا ہے کہ یار 24 گھنٹے اتنا کام کرنا پڑتا ہے ورک لوڈ کی وجہ سے. لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں, جیسے مس نے فرمایا فضا صاحبہ نے, کہ ملتان میں پاکستان میں بھی وکیلوں کی اللہ کا شکر ہے قدر. چند لوگ کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کریم آف دی سوسائٹی ہے. آج بھی آپ دیکھیں معاشرے میں, آپ جوڈیشری کو چھوڑیں, آپ اپنی پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں, مور دین 60% لوگ لائر ہیں.
اور آپ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو امپاورڈ فیل اور جہاں کرتے تک ہیں. شوق کی بات فرمائی نا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے 11 سال کی 12 سال کی ٹیچنگ کی ایکسپیرینس میں نے سینکڑوں لوگوں کو لا کروایا. ہر وہ شخص جو گریجویٹ ہے، میں نے ان سے منت کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، کہیں زور چلا تو زور بھی چلائے گا آپ لا کریں، کیونکہ یہ پریزمپشن ہے کہ قانون سے ہر بندہ واقف ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ قانون کا جاننا بہت ضروری ہے. ادروائز تو پھر میں عرض کروں گا کہ ایسے مافیاز ہیں، لوگ آپ کو ایک قدم بھی نہیں بڑھنے کین یو امیجن، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کنزیومر رائٹس ایسوسیشن بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. مطلب آپ کو یہ رائٹ بھی ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تو بیسک حضور کیونکہ وومن یہاں پہ کے جو رائٹس نیوز میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کڈس کے رائٹ ہیں، چلڈرن رائٹس ہیں، آپ کے سوسائٹی کنزیومر کے رائٹ ہیں، آپ کے ہر فیلڈ میں. نہیں، اب تو وہ بھی ہو رہا ہے، اب تو ایکسپوژر بھی بڑھ رہا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون کون سے میرے حقوق ہیں تو پھر آپ ان کے جدوجہد تو نہیں کریں گے انہیں پانے کے لیے. آپ کو بنیادی طور پہ ان کا پتہ. اچھا، میں ایک NGO تھی یہاں پہ، تو میں 8 سال تک ان پہ وومن رائٹس پہ اور سوشل رائٹس میں باقاعدہ وہاں بھی ڈیمانسٹریٹ رہا ہوں، اور مسلسل میں نے عوام الناس میں ادھر کوٹ ادو کے علاقے میں، آپ کو پتا ہے کتنا مطلب ہے کہ دیہاتی علاقہ ہے اور ویرانہ ہے سارا، لیکن وہاں پہ جا کے جنگلوں میں جا کے ٹبوں پہ جا کے بھی ہم نے دوستوں کو، وہاں پہ کمیونٹیز بنتی ہیں CCBs ان کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کمیونٹی سینٹرز میں ہم نے جا کے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس کے رائٹس ہیں. ابھی یہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے آپ میاں والی میں جیسے مس فرما رہی تھی فضا صاحب، یہ ہر آنکھ اشکوار ہے اس پہ کہ جو برتھ بیچاری بچی کی ہوئی اور اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا. ہر شخص جسے اللہ نے تخلیق فرمایا اس کے رائٹس ہیں، ان کے رائٹس کے لیے میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنی. اور جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ جستجو رکھتا ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کے لیے لڑوں، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر لڑوں، وہ ضرور چاہے گا میں وکیل بنوں. اور وکالت تو آپ کو پتا ہے دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنے کا نام وکالت. بالکل. ایز وی نو، نور مقدم کا کیس بہت ہائی لائٹ ہوا تھا لاسٹ ڈے، اسلام آباد کا کیس تھا. اس کیس کو دیکھ کے نا میں بہت زیادہ وہ ہوئی کہ یار اتنا، جب آپ کو ایک چیز کا پتا ہے، آپ وہ میں ہوں، ہمیں پتا ہے یار اس بندے نے چوری کیا، اس بندے نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی اتنی؟ مطلب مجھے اتنے کوشچنز یہی ہیں کہ ایک ایز اے وومین اگر میں اس کی جگہ ہوں اور میں نہیں چاہوں گی کہ میری بہن یا میری بیٹی کو انصاف ملے. وائی اتنا دیر اور ابھی بھی کوئی اس کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے؟ مطلب اب جو یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ ہو گئی ہے سزا کا ڈیسیجن ہو گیا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیس ڈریگ کیوں ہوا؟ وہ اب سزا ابھی بھی نہیں ملی اسے پراپر، جو پراپر دی جاتی ہے. بات پھر وہی آ گئی کہ چند پروسیجرز ہوتے ہیں، ایک لائعمل ہے، ایک ایکٹم ہے جو اس کا اکیوزڈ ہے، وہ بیہائنڈ دی بار ہے، اریسٹ کیا ہوا ہے. جو اس کے ساتھ ہوا وہ واپس تو آ نہیں سکتی بھائی، آنیسٹلی وہ واپس نہیں آ سکتی. اس کے ساتھ جو ہوا جو کیا وہ واپس آ ہی نہیں سکتا، جو تکلیف اس نے گزاری. بٹ ایٹ لیسٹ کچھ تو جلدی ہو سکتی ہے. وہی ہے نا، ہم آنکھوں دیکھی مکھی دیکھ رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں دودھ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے ارشد صاحب، میں بھی سوشل میڈیا اگر اوبیسلی ہر کوئی یوز کرتا ہے اور پھر آپ کامنٹ سیکشن بھی دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے بندی کا یہی وہاں پر کامنٹ تھا، اپریشیٹ کیا گیا، اس کو کرنا بھی چاہیے، لیکن دا ویری نیکسٹ اسٹیپ اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ اب سزا ہوگی کب؟ بالکل ہوگی. میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا پروسیس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، بالکل. اور اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا کہ دونوں فریقین کو سننا ضروری ہے، بلا سماعت کی. کہ آپ کسی مجرم کو بھی مجرم نہیں کہ مجرم کو بھی سماعت کا اور صفائی کا موقع ملنا چاہیے اسی قانون کے تحت. آج سے 1400 سال پہلے آرڈیم پارٹم اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ بلا سماعت کی فیصلہ نہیں کرنا، بالکل اسی قانون کے تحت ہمارا سارے کا سارا نظام کھڑا ہوا ہے، اور ملزم کو بھی سنا جانا چاہیے. اب ایک جگہ پہ آپ کے دیکھیں فوری طور سے اریسٹ کیا، بیہائنڈ دی بار ہے بندہ ملزم جو ہے، اور اس کے بعد جو اس کے دوسرے ساتھی تھے انہیں بھی اریسٹ کیا گیا، پھر کورٹ نے سماعت کیا، اس میں اسے سزا ہوئی. اب سزا کے بعد اپیلیٹ کورٹ کا اختیار آتا ہے کہ اس نے اپیل. ہر شخص ایک جج صاحب اگر کوئی غلطی کر دیں کہ بھی یہ کوتاہی ہو جاتی، انسانی ہے نا، ایرر آ جاتا ہے، اس کے لیے اس کی اپیلیٹ کورٹ ہے، وہاں پہ اس کی اپیل ہوگی، سماعت ہوگی، اور مطلب جو حالات ہیں ایویڈنس سٹرانگ ہے تو یقیناً فیصلہ آئے گا، اور فیصلے کے بعد زیادہ ڈریگ نہ ہو. نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسا نہیں، سسٹم اللہ کا شکر ہے تمام خرابیوں کے باوجود، تمام کمیوں کے باوجود میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمارے معاشرے میں اس وقت باقی تمام نظاموں سے اچھا ہے. اور اگر یہ نظام نہ ہو، اگر یہ جوڈیشل سسٹم نہ ہو، میں پھر عرض کروں گا ایک دفعہ، ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں جو مافیاز ہیں وہ انسان کو ایسے بکھیر دیں اور نوچ ڈالیں. سچی بات ہے. آپ دیکھیں نا ہر جگہ پہ، تو آپ اگر دودھ کی دودھی جو دودھ لے کے آتا ہے وہ بھی ایک مافیا بنا ہوا ہے، پاؤڈر ملا بغیر دودھ نہیں بیچتے. آپ کا پیاز بیچنے والا ہے وہ آپ کو گندی، اور ان حالات میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور تبدیلی لے کے آئے گا. میں تو صحیح نہ ہوں، ارشد صابر میں وہ ٹھیک نہ ہو اور فرشتہ آ جائے میرے ساتھ بہیو کرنے کے لیے. ہمیں تو ایز اے کمیونٹی یہ سوچنا ہے، ایز اے سوسائٹی یہ سوچنا ہے. بہت زیادہ تبدیلی آ گئی. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اس سینس کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟
मैं कहती हूँ अच्छी तब्दीली से बेहतर तो नहीं आती ना आती, मतलब नया पाकिस्तान ना बनता, पुराने पाकिस्तान में ठीक है। पुराना पाकिस्तान आप अच्छा था और छोड़ो, सस्ता अब मैं अपनी अल्लाह का शुक्र है, मतलब हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुतों से बेहतर है। बट अब मजदूर को देखो, द ऑयल वेट इज 450 राइट नाउ, 450, और वो बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बच्चों को लेके क्या घर जाएगा। फिर बड़ी बात ये मैं मैम की बात में ऐड करता हूँ कि आज मिलती नहीं मजदूरी, लोग बेचारे सारे सारे दिन खड़े रहते हैं। ठीक है, सौ आप अगर इस वक्त मदनी चौक पे जाए, एमडी चौक पे जाए, अब भी सैकड़ों मजदूर खड़े होंगे, कहीं पे कोई बंदा मुझे ले जाओ काम दे, और पैसे उन्हें कितने मिलते हैं, 500, 700, 1000 रुपए। अब अगर 1000 रुपए भी उसे पर डे मिले तो कैसे वो 450 का घी 1 किलो खरीद सकता है? आने जाने का रेंट, घर में चलने के लिए आने जाने का रेंट भी बेचारे का, खाएगा क्या, और ऊपर से इंक्रीमेंट हमारी पेज पे लगाया नहीं जा रहा। इंक्रीमेंट तो लगता ही नहीं है ना, जिसकी जो अमीर से तर हो रहा है, गरीब से तर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम अपने हर प्रोग्राम में कोशिश ये करते हैं कि हम उन लोगों की बात करें जिनकी मंथली इनकम इज 15 to 20,000। नाउ व्हाट डू यू थिंक बोथ ऑफ यू? 15 to 20,000 में कहती हूँ एक आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? एक आम बंदा नहीं मैं अपनी बात करूँ, पता ही नहीं चलता 1000 रुपीज का ना, मैं कहती हूँ आजकल वो 100 रुपए के नोट है। ठीक है फिजा, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे कर रही हैं, क्या कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका। ब्रेक के बाद जानेंगे आपसे जरूर कि आप कितना सेव करती हैं, कितना स्पेंड करती हैं, बिकॉज बीइंग अ वुमन आई कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड के बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी पैसा खर्च करने की और पैसा बचाने की। पैसा बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त मुझे भी, लेकिन खर्च करना बड़ी आसान सी बात लगी, खर्च हो जाते हैं, लेकिन बचाने पे जब हम आते हैं तो इट्स अ वेरी बिग डील, वेरी बिग चैलेंज। फिजा जो है वो खामोश हो गई है और अभी तक बात को प्रोसेस कर रही है कि मैं इसका जवाब क्या दूं। क्या आप कैसे करती हैं? और कहते हैं सेल्स से ड्रेसेस लेना बहुत बुरा लगता है। ऐसे क्यों बुरा लगता है यार? पुराना आर्टिकल क्यों पहने, न्यू पहनते हैं ना। कोई बात नहीं, वो रीसेंट नहीं है लेकिन है तो न्यू नहीं। ओके हाँ, और सेविंग, अब तो मैंने अपने मतलब एक्सपेंसेस को वो किया जाए कंपैरिजन, तो लास्ट मंथ से पिछले 3-4 महीने और अब के महीने में बहुत कंट्रोल कर लिया। मैं पैसा खर्च करते हुए नहीं सोचती ना, मतलब कभी कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, कभी कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, कभी कुछ साइड हॉबी है। हाँ, ये बहुत ज्यादा गंदी आदत है मेरी ना। और जब अगर मेरे हाथ में कुछ आ गया ना, पैसा अगर आ गया गलती से फिजा के हाथ में आ गया है, तो मतलब मैंने उसे खर्च करना ही करना है। मतलब मुझे एक ना वो है, सेविंग बहुत बहुत मुश्किल से होती है, और जब करने पे आती हूँ ना तो बहुत ज्यादा सेविंग करती हूँ, एंड देन पे कुछ जाके बड़ी सी चीज ले आती हूँ। अच्छा चलिए, सेविंग्स आप फिर क्या सोच के करते हैं कि मैं क्यों सेविंग्स करूं? सेविंग के अंदर फिर मैं या तो अपना फोन चेंज कर लेती हूँ या मैं गोल्ड लेती हूँ। मतलब बेसिक मेरी सेविंग इन दोनों पे ही होती है, क्योंकि ये दोनों वो होते हैं कि एक महंगा फोन मतलब सेल हो जाएगा, हाँ, 10-20,000 वो हो जाएंगे, ठीक है, फोन हो जाता है, या फिर आप सेविंग कर ली तो ऐसे गोल्ड के उस पर। और आजकल तो माशाल्लाह हमारा गोल्ड भी आसमान छू रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब हर जगह महंगाई है, इसमें सेविंग आप क्या करोगे, खाओगे क्या, मतलब करोगे। लेकिन मैं वो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें लाखों क्या करोड़ों से बेहतर रखा हुआ है। रोटी खा के सोते हैं हम सब, हम भूखे उठते जरूर है, सोते नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। जब मैं लोगों को देखती हूँ ना तो मैं उस टाइम जरूर शुक्र अदा करती हूँ, यार अल्लाह ने पहनने के लिए कपड़े तो दिए हुए हैं, बिल्कुल, खाने के लिए रोटी दी है, यार शुक्र अदा। मैं कहती हूँ हर किसी को जरूर कहती हूँ, चाहे आपके पास थोड़ा है, जितना भी है ना, अपने से नीचे वाले को जरूर एक दफा देखो और फिर शुक्र अदा करो। अगले अपने से स्टेप वाले को ना देखो कि यार वो क्या कर रहा है। अच्छा, जेलसी नहीं है मेरी में, इस फील्ड में ना होती है, हाँ, तो आपको पता होगा, बहुत गंदी जेलसी होती है, हसद होता है। मेरे में ये चीज, मैं कहती हूँ जो मेरे पास है ना शुक्र है, उसके पास क्यों है, वो वाली मेरे अंदर आदत नहीं है। मेरे पास कम होगा ना, मैं उसमें खुश हूँ, मेरे पे अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, मैं क्यों इतनी वो सासे कमतरी का शिकार हो जाऊं कि यार उसने वो पहना है। फिजा वैसे आपका एक्सपेंस भी तो होता ही होगा ऑब्वियसली, आपने शूट पर जाना है, पिक एंड ड्रॉप है, आपने खुद करना है सब कुछ, आपने खाना पीना खुद करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैशन सेंस और कपड़े सब कुछ। तो नया से नया भी पहनना है, ट्रेंड्स को फॉलो भी करना है, सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट भी करना है, टैग भी करना है, मेंशन भी करना है। नहीं अच्छा, मैं ना अपने ड्रेसेस, आप मेरी प्रोफाइल वगैरह देखे ना, तो मैं अपने पर्सनल जो ड्रेसेस है उनको इतना पोस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं और ज्यादा ब्रांड्स पहनती है, लेकिन ना वो टैग वगैरह वाला सिस्टम, हाँ ठीक है, शूट्स किए उनको पोस्ट कर दिया बस, ठीक है। यानी आप उन्हीं को मेंशन करें जिनके लिए आप शूट्स कर रही हैं। पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल में नहीं लाती, क्योंकि ना लोग ज्यादा और ज्यादा घुसते हैं उसमें,
बहुत गंदी आदत है हमारी आवाम की ना, कुछ मिल जाए बस उन्हें। अच्छा फिजा, किस चीज से ट्रिगर हो जाती हैं ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट? कोई चीज ऐसी जो आपको बहुत बॉदर कर दी कि यार ये क्या कैसा कमेंट कर दिया, ये कैसा डीएम कर दिया है? बी ऑनेस्ट, जब से मुझे 1.5 ईयर होने वाला है कि सोशल मीडिया पे आए हुए, हाँ। इस फील्ड में आए हुए, सर्कल स्टार्ट किया हुआ, कभी किसी ने बैड कमेंट नहीं किया, कभी भी। मतलब वो ठगबाजी अलग होती है, हाँ। वो डीएम्स में आते रहते हैं, बट कभी भी किसी ने कोई बैड कमेंट नहीं किया, यार तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुमने ऐसे कपड़े पहने, कभी भी ऐसे कुछ हाँ, नहीं तो हुआ। कभी फिजा वैसे किसी और के फेज कमेंट में चली गई कि आपको लगा कि फिजा यार तुमको अपना ये चेंज करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए? आई एम सीरियस यार, अपनी जात से प्यार करना चाहिए। मैं अभी कहा ना लेकिन कि अक्सर किसी को औकात ये देख के ना, बहुत मेजॉरिटी केसेस हैं किसी को इंफीरियरिटी देख के कॉम्प्लेक्स आपको वो नहीं के। होती उसके बाल लाल है, हाँ। मैं भी लाल कर लूं, वाई वो उस पर सूट करे। आपके पास जो है ना, बस उसके अंदर खुश रहो, अपने आप से ना प्यार करना चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ अपने आप से प्यार जरूर करना चाहिए। और जब बात आती है ना रोने की, और औरत बड़ी कमजोर होती है इस मामले में, कमजोर हो गई। औरत ना बहुत जल्दी रो जाती है। कोई रोना बात अच्छी नहीं। बात है, मैं ये नहीं कहती रोना नहीं है। क्लाउड्स आर रेन व्हेन इट्स हैवी, हाँ, रोना अच्छी बात है, बट रोया उसके लिए जाता है जिसने कभी आपके आंसू साफ किए हों, उसके लिए नहीं जो आपके आंसुओं की वजह बना हो। ये मैं बात बार बार कहती हूँ, उसके लिए मत रो जो आपके आंसू जिसने आपको दिए हैं। हाँ, और अपनी जात से जरूर प्यार, लव योरसेल्फ। हाँ, और यानी सेल्फ अपने लव, लिए सेल्फ कुछ केयर जरूर मेजर करो। एलिमेंट्स हैं। हाँ, अपने लिए जरूर कुछ करो जिससे आपको अच्छा लगता है, वो जरूर करो। अब मुझे पसंद है कि मैं ना, मेरे को खुशी होता है मैं बाहर चली जाती हूँ, खाना खाती हूँ अच्छा। अच्छा खाना क्या होता है? अच्छा खाती हूँ। खाना हाँ, अच्छा क्या होता है? खाना अच्छा मतलब मुझे ना वो अंडे वाले बर्गर भी बहुत पसंद है। गुड। हाँ, मैं ढाबे से बैठ के दाल और रोटी भी, और रोस्ट होते हैं। हाँ, हाँ, रोस्ट खाया कभी? मैंने खाया नहीं, लेकिन मैंने सुना है। मटन का रोस्ट होता है, वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। यू डोंट लाइक मटन? आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इन जगहों पे भी जाके, मैं वो नहीं थी बड़ी जगह पे बैठ के खाना है, चेयर्स पे बैठ के खाना है, 4 बंदे घूम रहे हो, जी मैडम कुछ चाहिए, नो आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ पर्सन। बस जो मिल जाए, बस जिसका दिल है ना वो कर लेना चाहिए। ट्रैवलिंग का कितना शौक है? बहुत ज्यादा। मतलब ये क्रेजी अबाउट इट, घूमना फिरना? हाँ, बहुत ज्यादा, बट आजकल बहुत चीजें कम कर दी है, मैंने कहा ना बहुत चीजें कम कर दी है। बचत। बचत अच्छा के सर, अलावा आप क्या भी टाइम कहेंगे, नहीं होता। सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, हालात के मुताबिक सेविंग करना ज़रूरी है। और जब से ये तब्दीली सरकार आई तब्दीली है, उलट गया सारा निज़ाम ही उलट गया। अब तो डे एंड नाइट लोगों के लिए गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए नाने जबी पेश करना, प्रोवाइड करना बड़ा स्कूल की मुश्किल हो फीसेस गया। देख लें, स्कूल की फीस, आपका मुआशरे का चिकन का ही रेट देख लें। हर शोबा आपका और कमर्शियल हो गया यार, हम यहाँ है। पे देखें, सच्ची बात टीचिंग कर रहे कितना नोबल प्रोफेशन है, लेकिन आप देखें स्कूलों की फीसेस का मयार, उनकी पढ़ाई का अंदाज, हर अदा में अल्लाह के फजल से वो जो है ना, अब पेपर मनी के नाम पे, अब सेरेमनी है, अब ट्रिप है, अब अजीब वो बटरफ्लाई डे है, आज ऑरेंज डे है। तो इस तरह से बहुत सारे इशूज, आपका हर शोबा जो है कमर्शलाइज हो गया। तो मैं अर्ज करता हूँ इसमें बाहर का सेविंग जरूरी है। हर बंदा अपनी औकात के साथ में रह के, जिसकी कम आमदन है वो कम सेविंग करनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है अरशद साहब, इस सेगमेंट के इख्तिताम पे, क्योंकि हमारे पास कुछ ही टाइम रह गया है, मैं चाहती हूँ कि आप देखने वालों को, खासकर यंगस्टर्स को, लॉ की फील्ड के हवाले से अगर कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दे, ताकि उनको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि मैं फ्यूचर करता हूँ है। कि लॉ हर शख्स को करना चाहिए। लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना भी बहुत जरूरी है। आप लॉ अबाइडिंग तभी होंगे जब आप लॉ को जानते होंगे। इसलिए नौजवानों के लिए इस फील्ड में, मेरे शोबे में बतौर वकील के मैं अर्ज करता हूँ, बहुत चांस है। और टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। आपको पता है कि हर वक्त जगह रहती है। बड़े बड़े नाम दुनिया में अल्लाह ने पैदा किए तो वकला के शोबे में से आए हैं। आप देखेंगे हुकूमत के एतबार से भी आज भी 60% से ज़्यादा लोग लेजिस्लेशन में, असम्बलियों में वकील हैं। तो मुआशरे में किसी तबके में देख लें, दुनिया के यूरोप में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, जिस मर्जी बर आज़म में चले जाएं, एशिया में देखें, आपको वकील टॉप पे नजर आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ अपने नौजवान दोस्तों से, मैं चूँकि लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, उस हवाले से भी अपने साथियों से, अपने शागिर्दों से, जूनियर्स से कहता हूँ, इस फील्ड में बहुत गुंजाइश है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि लाइन में लग के एक दफा आप ट्रेन पे चढ़ गए तो कराची पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं, जो आ रहे हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, या जिन्होंने पढ़ा है और अब वो इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड आ गए हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस, अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है? वकील के लिए मुआशरा उसकी जो है ना एक्सरे कर रहा होता है हर वक्त। जैसे कि एक एक्टर के लिए कहते हैं कि स्टेज पे उसे हर आंख देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, लाइक दैट वाइज वकील भी हर वक्त परफॉर्मेंस में है। उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना,
ایون دین آپ کی ہر ادا کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب ان کا اعتماد بنتا ہے تب آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنا کیس دیتے ہیں. اگر آپ کا سگا بیٹا وکیل ہے لیکن وہ اگر آپ کو اس پہ اعتماد نہیں کہ میرا کیس جیت دے گا, آپ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے. کسی مخالف بندے کے اگر آپ کو اعتماد ہے, وہ ایماندار ہے, وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا, جج کو غلط اس پہ ڈگر پہ نہیں لے کے جاتا, تو وہ آپ مخالف کو کیس دیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایڈ کیا ہے. اس لیے ضروری ہے اپنے پروفیشن سے سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے. اس کے بعد معاشرے سے محبت کریں. معاشرہ آپ کو بہت کچھ لوٹاتا ہے اس بات پہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہو نا اس کے ساتھ لائل ہو جائے. پھر پھر بندہ آپ دیکھیں گے بہت ترقی بھی اللہ پاک دینے والے ہیں, دیتے ہیں, ہر ایک کو دیتے ہیں. اور ضروری یہ ہے کہ معاشرے سے پیار کیا جائے. ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ بہت سارے, جیسے میم ابھی فرما رہی تھی, کمنٹس بھی آتے ہیں, یہ سب لوگ ہم سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, کبھی تنقید کی شکل میں بھی, کبھی تائید کی شکل میں, کبھی محبت کی شکل میں. یہ سب لوگ پیار کرتے ہیں, ان کے ہم مشکور ہیں, انہی کی وجہ سے ہماری عزت ہے. اب آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں, تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کا پیار ہے. میں تو سب دوستوں کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. سچی بات یہ میری بار کے ممبران کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے اور بہت ساری محبتیں چاہتے ہیں میرے ساتھ رہیں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہے اور بہت اچھا میں سمجھتی ہوں کہ پیغام دیا. فضا آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں کون سے مہمان موجود ہوں گے. لیکن بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب, چلیں گے سیگمنٹ کی جانب, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, جو لوگ ہمارے اس سیگمنٹ کے مہمان بنے ہیں, ہمارے شو کے مہمان بنے ہیں, ان کی جانب بڑھتی چلوں, ان کا تعارف کرواتی چلوں. خالد محمود قریشی صاحب, صدر مرکزی تنظیم تاجران ملتان. اور السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی زبردست, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. ایک تو ہوتا ہے نا یہ والا موسم, جو موسم ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سیاسی موسم. تو آپ کا کیا کہنا ہے سیاسی موسم کے حوالے سے؟ جی سیاسی موسم میں تو سب کو پتہ ہے کہ ہلچل ہے, اور بہت زیادہ ہلچل ہے. اور یہ بنتی بھی تھی؟ ہاں بنتی تھی, بلکہ لیٹ بنی ہے یہ, اس کو جلدی بننا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے, یعنی موسم جو ہے وہ پہلے تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بھٹا صاحب, تھیٹر آرٹسٹ ہیں, کامیڈین ہیں, پچھلے 30 سال سے اس شعبے سے, اس کام سے منسلک ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا کیا کہنا ہے موسم کے حوالے سے؟ کون سے, سیاسی یا دوسرا؟ سیاسی موسم کے حوالے سے. سیاسی موسم اس وقت جو جا رہا ہے نا, تو اگر حکومت ہو یا اپوزیشن, صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں, پاکستان کا نہیں سوچ رہے. بالکل ٹھیک. اپنے اس سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے, جو گفتگو چل رہی ہے اس کا ہم آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر. لیکن سب سے پہلے صحت کی بات کرتے ہیں, بڑھتے اپنے سیگمنٹ ہیلتھ ٹپس کی جانب, اور صحت کے لیے جو پھل اور سبزیاں امپورٹنٹ ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی تو آج ہم جس پھل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ سے, جس پھل کے طبی فوائد کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں, وہ ہے لیچی. موسم گرما کا پھل لیچی, جس کے حیرت انگیز فوائد میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. موسم گرما کا پھل ہے لیچی میں باہر کی طرف ہمیں پتا ہے کہ ایک پتلا لیکن سخت سرخ کلر کا جو چھلکا ہوتا ہے, اس کے اندر لیچی کا گودا بڑے سے بیج کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے. بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے, اور بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, سبھی یہ پھل شوق سے کھاتے ہیں. اس کا اصل وطن چین ہے, تاہم اب دنیا کے اکثر علاقوں میں یہ کاشت کیا جاتا ہے. اس کا درخت سدا بہار ہوتا ہے اور عموماً 10 سے 15 میٹر تک کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے. وائٹامن سی اس میں پایا جاتا ہے, جو کہ کوئی حیرت کی بات نہیں. ہم پچھلے کچھ ٹائم سے ذکر کریں جن پھلوں کا, جن سبزیوں کا, ان میں وائٹامن سی ہی پایا جاتا ہے, جو کہ ہماری باڈی کے لیے, ہماری صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وائٹامن سی خون کے وائٹ سیلز کو متحرک کرتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے کتنے بہترین ہوتے ہیں. لیچی میں فائبرز پائے جاتے ہیں, جو کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے, ہمارے نظام ہاضمہ کے لیے بہت ضروری ہیں, اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے وائرس سے بھی ہمارے جسم کو بچاتے ہیں. جسم میں وائرس کو پھیلنے میں جو چیزیں مدد دے رہی ہوتی ہیں ان کو یہ روکتا ہے. تو جسم میں وائرس اگر داخل ہو بھی گیا تو پوری باڈی تک وہ نہیں پھیلے گا اگر آپ لیچی جیسے فروٹ کو استعمال کریں گے. اس میں کاپر بھی پایا جاتا ہے, جس سے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے. کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس میں آئرن موجود ہوتا ہے جو کہ ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاصا مفید ہے.
पोटेशियम इसमें ज्यादा होता है और सोडियम इसमें कम पाया जाता है, जो कि बीपी को बैलेंस्ड रखने में मदद देता है। हमारे हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो लीची का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है। जल्द को छाइयों और दाग धब्बों से भी महफूज रखती है। इसकी मदद से किसी भी किस्म की सोजिश से बचा जा सकता है और वजन जो है हमारा वेट, उसको कम करने के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। जो लोग वेट लॉस के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं, बहुत कंसर्न हैं, उनके लिए जरूरी ये है कि लंबे चौड़े प्रोसीजर्स अपनाने की बजाय वो लीची खा लें या लीची जैसे कुछ फलों का इस्तेमाल करें जो कि वेट लॉस में अपना किरदार अदा कर सकती हैं और हड्डियां जो है वो मजबूत हो सकती हैं, ताकतवर हो सकती हैं अगर आप लीची का इस्तेमाल करें। आई होप कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हम अपने इस सेगमेंट का आगाज करते हैं जिसमें हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद कुरैशी साहब, सदर मरकजी तंजीम तालिबान। बात हो रही थी सियासी सिचुएशन के हवाले से कि सियासी मौसम कैसा चल रहा है, लेकिन अगर हम ताजरान की बात करते हैं, कारोबारी मसाइल की बात करते हैं, तो आप क्या ऐड करना चाहेंगे? सबसे पहली बात जो कारोबार से रिलेटेड अगर आप किसी इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए। जी, यकीनन जब मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो कारोबार तो मुतासिर होते हैं बेशक, और एक खौफ की फिजा पैदा हो जाती है, जिस तरह से पूरे मुल्क में इसी तरह बाजारों में भी होती है और चीज़ों की जो रेट है वो स्टेबल नहीं करते। इसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना होता है और जिसके असरात फिर आवाम पर ही पड़ते हैं नेचुरली, लेकिन इससे एक तो असर अच्छा नहीं पड़ता तिजारत पर भी, मईशत पर भी, माशरत पर भी। ठीक है, अगर हम प्राइस मैनेजमेंट की बात करते हैं जी, तो ये एक बड़ा मसला है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये कोई और प्रॉब्लम है? जी, मुझे अगर सच बोलना पड़ता है तो कुछ हमारी ज़बान पर पाबंदियाँ भी आ जाती हैं। जहाँ जुडिशरी का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। हमारे यहाँ चूँकि सज़ा का कोई निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ इदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उस पर चेक एंड बैलेंस रख ही नहीं सकते और जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं हर ज़िले में, लेकिन वो बिल्कुल बेअसर हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक मसनूईपन है सिर्फ उनमें, उनके क़याम में, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर 400 रुपये बीफ का रेट मुकर्रर है तो मार्केट में वो 600-700 का सेल हो रहा है। अगर मटन को 650 रुपये डिप्टी कमिश्नर ने अपने ज़िले के मुकर्रर किया हुआ है तो वो 650 का मटन नहीं मिलता आवाम को, तो 12, 13, 1400, 1500 रुपये केजी मिल रहा है, तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या ये जो लोग हैं बेचने वाले, जी, क्या ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है? हाँ नहीं, ये गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे फिर उसका रेट मुकर्रर करे। जो चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, तो अब कितना हमारा देख लीजिए, बीफ है, मटन है, ये बाहर जा रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, दुबई, वहाँ चला जाता है, जो बचता है, इसलिए इसकी वजह से इसका रेट महंगा होता है। जब हम बूचर के पास जाते हैं तो कसाब कहता है कि हमें तो माल भी बहुत महंगा मिलता है, हम तो इस रेट पे सेल कर ही नहीं सकते, और वो जस्टिफाइड है, किसी हद तक जस्टिफाइड है, मतलब अदर देन एडल्ट्रेशन, मिलावट का भी आप देख लीजिए कि इससे भी जो खौफनाक एलिमेंट है हमारे माशरे में कि अगर आपको गोश्त चाहिए तो गोश्त पानी मिला गोश्त सेल हो रहा है, जो कि बड़ा मौलिक है इंसानी सेहत के लिए, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उस पर कोई सजा और सिस्टम नहीं है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस किसी किस्म का भी हमें देखने में नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर हम तजावुज़ात की बात करते हैं, ट्रैफिक की रवानी की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या इसमें ताजरान खुद भी मुलविस हैं? बिकॉज ट्रैफिक अगर एक दफ़ा ब्लॉक हो गई तो फिर तो आप जानते हैं कि कितने घंटों तक वो मसला रह सकता है। तो आप अपनी पोजीशन पर रहते हुए इसके हवाले से क्या काम कर रहे हैं और क्या काम कर सकते हैं मजीद? यस, देखिए, गवर्नमेंट ने जब भी तजावुज़ात के अगेंस्ट कोई ड्राइव मूव की है, हमने हमेशा सपोर्ट किया है। हम एनक्रोचमेंट के बिल्कुल सरीहन खिलाफ हैं। मैं तो समझता हूँ कि एनक्रोचमेंट तो एक क्राइम है, ये जुर्म है कि आप किसी के चलते हुए रास्ता गाड़ियों का या पैदल खवातीन का, माएँ बहनें हमारी जाती हैं बाजारों में, आप सड़कों पे देख लें, बड़ी अबतर सूरत हाल है, लेकिन इसके जिम्मेदार इदारे वो इसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उनके खिलाफ सिस्टम होना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए कवानीन में, और इसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। एनक्रोचमेंट के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हमने कभी भी एनक्रोचमेंट को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है खालिद साहब, अगर हम एक नजर हुसैनागई वाले रोड पर डालें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी शॉप्स हैं, कितना सारा सामान फुटपाथ पे आए हुए। फुटपाथ तो वो जगह है जहां पर पैदल चलने वाले ने अपना उसको यूटिलाइज करना है ना। अगर ये मसला अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वजह है, ये कब सॉल्व होगा? बिकॉज वो रोड तो इतना हमेशा पैक होता है, इतना क्राउडेड होता है कि आप वहां पर जाने से पहले भी 100 दफा सोचते हैं कि यहाँ पर गाड़ी लेके जानी है या नहीं जानी है। देखिए, इसमें एक शख्स मुलविस नहीं है, मुझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, लेकिन वो इदारे और उनके एहलकार मुलविस हैं। वो उनसे माहाना, हफ्तावार, सालाना जो भी है उनसे भत्ता लेते हैं। अगर वो भत्ता नहीं लेते तो बदकिस्मती से कुछ रेशो ऐसी है कि दुकानदारों ने आगे उनको बिठाया हुआ लोगों को, वो उनसे किराया लेते हैं। ये हर तरफ से गड़बड़ है, इसको मिलकर हल करना होगा और इदारे इसको फोकस एक
कुछ टाइम के लिए करते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन फॉलो अप नहीं होता। ठीक है, अगर हम रेडी वालों की बात करते हैं, ठेलों वालों की बात करते हैं, तो उनसे अगर इस बात के हवाले से क्वेश्चन किया जाए कि ये तो जगह आप नहीं यूटिलाइज कर सकते, किस चीज के तहत, किस रूल के तहत आपने यहाँ पर अपना ये स्टॉल जो है वो लगाया हुआ है, तो उनका ये कहना होता है कि दुकान वालों को वो इसके लिए पे करते हैं। तो यहाँ पर किस किस्म की मॉनिटरिंग लैग कर रही है? आई डू एग्री, इस तरह की परसेंटेज है कि दुकानदार भी कुछ उसका किराया वसूल करते हैं, लेकिन किराया दुकानदार ही नहीं, अगर दुकानदार नहीं लेगा तो अहलकार वहां से महाना लेगा, मुतलका इदारे का, जो रेलिवेंट इदारे हैं उनके लोग महाना लेते हैं, भत्ता लेते हैं, बाकायदा हमारे इल्म में है और गवर्नमेंट के इल्म में। हमने उनको बताया भी, अगर हमने कहा दुकानदार ये सब कुछ कर रहा है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम कभी सपोर्ट में नहीं आएंगे। मैं मुल्तान का गुज़िश्ता कई दहाइयों से प्रेसिडेंट हूँ ट्रेडर्स कम्युनिटी का, और मैंने कभी भी आज तक किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट नहीं की कि एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट ड्राइव में हमारी सपोर्ट करें, लेकिन आप देखिए नतीजा क्या है, उनके पास फोर्स नहीं है। इदारे ये कहते हैं टीएम में हो या कोई और अथॉरिटी हो, वो कहते हैं हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उनका एक ट्रक राउंड लगाता है, हंटिंग करता है सामान की, और अखबारात में मुश्तहर कर देते हैं कि तजावुजात के खिलाफ, और 10 मिनट के बाद वही लोग फिर आ जाते हैं। एग्जैक्टली, ये आंखों देखा हाल है कि जब गाड़ी आती है तो बाजार में शोर मच जाता है कि गाड़ी आ रही है, उठाओ अपना सामान, लेकिन जैसे वो गाड़ी गुजर जाएगी, 2-4 बंदों को ले जाएगी, वो चीज सामने आ जाएगी कि ये ड्राइव हुई है, ये एक्शन लिया गया है तजावुजात के खिलाफ, लेकिन 10 मिनट बाद अगर आप वहीं उसी बाजार में मौजूद हैं तो सिचुएशन दोबारा प्रिवेल करेगी। मैं तो बल्कि आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से ताजिरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनक्रोचमेंट अज खुद खत्म कर दें। मैं समझता हूँ कि ये शरन भी गुनाह है, आप किसी का जब रास्ता रोकते हैं तो ये हमारा दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, जुर्म है ही। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है फरहान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम। हाँ मैडम, ये खालिद साहब से मेरा पुराना राब्ता है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन लेबर विंग मुल्तान डिवीजन का सीनियर नायब सदर बोल रहा हूँ। ठीक है जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की हुकूमत ने ताजिरों का जीना दो आराम कर दिया है। इन्होंने ये अभी गुज़िश्ता दिनों पहले एहतजाज भी किया था हुकूमत के बारे में कि पावर रूमें बंद कर दी गई हैं और ताजिरों को बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो ये मुझे कह रहे मेरी हुकूमत तो नहीं, ये हुकूमत के खिलाफ एक शिकायत है कि ताजरान, इस हुकूमत से तो सबको शिकायत है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने भाई ने मसाइल ये तो बयान किए हैं, यकीनन हर शख्स के मसाइल बढ़ गए हैं, और इसमें मसाइल का बढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं होती। माशरे में मसाइल बढ़ते रहते हैं, उनके मसाइल हल होते रहते हैं, नए मसाइल पैदा होते हैं, पूरी दुनिया का ये तरीक़ेकार है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मायूसी बहुत दी है इस कौम को, जिसकी वजह से मैं बजाते खुद बहुत अपसेट हुआ हूँ कि एक डिसअपॉइंटमेंट आई है कि अब होगा क्या, कुछ भी जो सूरत हाल पैदा की गई है, किसी हवाले से भी लॉ की सिचुएशन देख लें आप, अमन अमान की सूरत हाल, रोजगार की, बदअमनी की, हर तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ है। ठीक है, इतनी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में और इतनी सीरियस किस्म की सिचुएशन में और इन कंडीशंस में उमर भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और जब तक बातों में और चीजों में मजाक का एलिमेंट ना हो, कॉमेडी का फैक्टर ना हो, तो मैं समझती हूँ कि बात जो है इसका मजा नहीं आता और चीजें इनकम्प्लीट से फील होती हैं। तो उमर भुट्टा साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपने एक्सपीरियंस के हवाले से जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सर की बातें सुन रहा था और महसूस हो रहा था, आजकल हम जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, हमारा तो धंधा बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि जब से सियासी लोग आए हैं ना, तो इतनी कॉमेडी होती है ना टीवी पे, इतनी कॉमेडी होती है कि यकीन कीजिए कि हमें अगर मजा लेना होता एज ए कॉमेडियन, किसी चीज का मजा लेने, हम टॉक शो देखते हैं कि हमें इतनी हंसी आती है कि ये लोग, ये अलमिया पता क्यों है, ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं ना तो इनको हर चीजें इनके हिसाब से ठीक होती हैं, जब ये अपोजिशन में आते हैं तो इनको सब चीजें बुरी लगनी भी शुरू हो जाती हैं, सब कुछ होता है। मेरी 85 से मुझे ये सियासत सब याद है, हम नाजुक दौर से भी गुजर रहे हैं मैडम, हमारे हालात भी बुरे हैं, हमारा सब कुछ भी बुरा है। अभी ये सर बैठे हुए हैं, मेरा खैर टॉपिक तो नहीं है तो मेरा कॉमेडियन का, लेकिन वो एक तंज भी आता कॉमेडी में। ये अभी माह रमजान आएगा, हुकूमत को छोड़ दीजिए, बहैसियत मुसलमान क्या मेरा बनता है कि मैं चीजें महंगी करूं? मैं सऊदीया में रहा हूं, दुनिया में यूरोप जैसे मुल्क में चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले जखीरा अंदोज होती है, उसके बाद माफियाज आते हैं। ये ना कोई इमरान खान ठीक कर सकता है, ना जरदारी साहब ठीक कर सकते हैं, ना नवाज शरीफ साहब, ये कोई नहीं, ये मुझे खुद ठीक करना है। जब मैं अंदर से नहीं होगा ना, ये सर बैठे हुए ना, जब एक गाड़ी आती है ना, अभी वो बात हो रही थी एक टॉपिक के, वो एक गरीब का फट्टा तो उठाया जाता है, अमीर का बाहर का फ्रिज क्यों नहीं उठाया जाता? कभी देखा आपने किसी अमीर का फ्रिज बाहर से, एसी बाहर से उठाया गया हो? कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये सियासी लोगों की ही बर्थियां की हुई हैं, और जो बड़े बड़े हमारी अंजुमन ताजरन के बड़े लोग बैठे वो भी सियासी लोग हैं।
अगर मेरा फट्टा उठाया जाएगा ना, मैं सीधा उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं इनके पास जाऊंगा कि सर मैं आपके पास हूं। तो जब तक हम अपना अंदर नहीं देखेंगे तब तक हमारा माशरा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं मैडम आपकी तरफ एक उंगली करूंगा ना, 3 मेरी तरफ आएंगे। सबसे पहले मुझे देखना चाहिए। अब जैसे हमारी कॉमेडी में कि अच्छी कॉमेडी भी होती है और वल्गर भी होती है, तो हमारी अपने में जंग यही होती है कि यार अच्छा काम किया जाए। अभी हमने आर्ट्स काउंसिल में एक ड्रामा किया है, तो उसको फैमिली ने लाइक किया है। हमेशा ख्वाजा सरा को, मतलब ख्वाजा सरा ऐसा है कि अगर कोई आदमी रोड पे बैठा हुआ, उसने दरी भी बिछाई हुई है, अल्लाह माफ करे किसी की फौत की भी हुई है, वहां से एक ख्वाजा सरा गुजरे ना, तो सब उस पर बातें भी करते हैं, उस पर हंसते भी हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ये बच्चा आपके अपने घर का हो तो आप पर क्या बीतेगी। तो हमने जो अभी एक टॉपिक किया था, उसमें हमने बिल्कुल ख्वाजा सरा को ना उसका तजलील की ना मजाक की। तो मैं जरा उस अंदाज में आपसे बात कर लूं तो अच्छा लगेगा। हालांकि वो उर्दू में था, अगर आप कहेंगी तो मैं सराइकी में भी बोल दूंगा, क्योंकि एक्टर को गेटअप की जरूरत होती है। लेकिन इस वक्त वो गेटअप तो नहीं है। लेकिन कैसी हैं आप? ठीक है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। यकीन कीजिए मैं आपके प्रोग्राम का सुना, मेरा इतना दिल किया कि मैं आपके प्रोग्राम में जाऊं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलूं, आपसे बात करूं, अपने पाकिस्तान के लोगों को देखूं, उनसे बात करूं, उनसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू करूं कि हमारे माशरे को आखिर होता क्या है। हमारा ये माशरा जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, जहां सारे लोग मिलकर रहेंगे, लेकिन अब हम एक कौम नहीं है, हम आपस में फिरकों में बट गए हैं, बिरादरियों में बट गए हैं। इलेक्शन उस वक्त तक मैं मानूं कि जब तक बिरादरियों से हटके हम एक पाकिस्तानी होकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हम तो लड़ते हैं कि ये टिमाना खड़ा हो गया, ये गिलानी खड़ा हो गया, ये कुरैशी खड़ा हो गया, ये डोगर। हमें इनसे निकलना होगा। उस दिन मजा आएगा जब एक पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ेगा। कैसी है बाजी? मेकअप तो बहुत प्यारा किया, बहुत अच्छी स्वीट लग रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुत खूब सर, ये माशरे में ही होते हैं। हकीकत बिल्कुल, ये माशरे में ही होती है। देखिए, एक्टर का काम होता है कि अगर मुझे आप कहेंगे कि सर का कैरेक्टर करना है, तो मुझे थोड़ी देर इनको वॉच करना पड़ेगा, फिर उस अंता के बढ़। देखिए मैडम, बात पता क्या है, ये हमारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उन लोगों का है जो इस मुल्क को चला रहे हैं। हम तो आवाम की खिदमत के लिए बैठे। लेकिन ये है कि देखिए मैडम, वो जो लोग हैं ना, वो ठीक नहीं है मैडम। वो ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ एक्टर का काम होता है ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। ये खुद अल्लाह ताला की, देखें आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, आप डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, आप एक्टिंग नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको अता होती है। बिल्कुल, एक चीज इनबिल्ट होती है जी, वो चीज है, वो चीज होती है। और जब आप थोड़ी सी तवज्जो माशरे में करेंगे तो ये करैक्टर यहीं घूम रहे होते हैं, बिल्कुल यही आपके इर्द गिर्द होते हैं। आपकी तवज्जो करनी है। अभी आप अगर कहें कि थोड़ी देर बाद, है बीवी है तेरे दर ते आया मन, थोड़ी एक रोटी खवा दे, मैं हालात बड़े हुण तेरा प्रोग्राम लिखा, तू दस्या लीची जेड़ी होंदी है ओदे खाण नाल बंदे दी सेहत बनदी है। मां ते लीची दा रेट पूछे, मेरे गल्लां ते वैसे लाली आ गई है। ये सिर्फ इसी को एक्टर का यही काम होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब उस पे लिबादा आ जाता है, एक्टर का काम होता है, उसके अपने कोई कपड़े नहीं होते, एक्टर को कोई ड्रेस नहीं होता। ड्रेस क्या होता है? अगर फकीर बनेगा तो फकीर के कपड़े होने चाहिए, सियासतदान बनेगा तो सियासतदान के कपड़े होने, हिजड़ा बनेगा हिजड़ा, पुलिस वाला, उसका अपना कोई ड्रेस। एक्टर का कोई ड्रेस नहीं होता। वो जिस ड्रेस में आएगा वो उसी का ही लगेगा। बिल्कुल ठीक। अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और एक्टिंग से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो इनसे सीखने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद कुरैशी साहब, सदर मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान, और दूसरी जानिब मौजूद है उमर भुट्टा साहब, कॉमेडियन, थिएटर आर्टिस्ट। और बात हो रही थी अभी रिसेंट मुल्तान आर्ट काउंसिल में जो ड्रामा प्रेजेंट किया गया, उसके हवाले से मजीद बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आजकल कारोबार में पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से। बढ़ती महंगाई, बढ़ते प्रॉब्लम्स, बढ़ते इश्यूज, कारोबार पर क्या असर हो रहा है? जब कोई सोचता है कि जी हमने कारोबार करना है इस दौर में, इन कंडीशंस में, इस सिचुएशन में, तो सबसे पहले तो आपको शायद 1000 दफा सोचना पड़ता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए, इन्वेस्टमेंट लाई कहां से जाए, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कारोबार, उनको क्या मसाइल
का सामना करना पड़ रहा है? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि इस वक्त तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनकी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोई सिस्टम स्टेबल ही नहीं कर पा रहा किसी हवाले से भी। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है और इसका इंप्रेशन ये जाता है कि शायद ताजिरों ने यह खुद महंगाई की हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ताजिर तो खुद भी उसका शिकार होता है महंगाई का। मैं अगर बिजनेस करता हूँ मिसाल है कपड़े का, तो कपड़ा तो मैं अपनी शॉप से लूंगा सिर्फ, बाकी चीजें तो मुझे मार्केट से लेनी है। ऑयल है, घर की जो अशिया खुर्दनोश है, गोश्त है, दाल सब्जी वगैरह, हर चीज तो मैंने बाजार से खरीदनी है। तो ताजिर भी उतना ही इफेक्टेड है महंगाई से जितने की आवाम है, आम आदमी है। तो ताजिर भी आम आदमी ही है, वो भी शहरी भी है। अगर उसका प्रोफेशन तिजारत है तो वो जिस पेशे की तिजारत कर रहा है सिर्फ उसको उससे ही थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। वो अपनी शॉप से उठाकर उसने कपड़ा सिलवा के पहन लेना, या पेंट का बिजनेस है तो वो अपना पेंट अपने शॉप से उठाकर अपने घर पे लगा लेगा। हर चीज तो वो बाजार से खरीदेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ताजिर शायद ये कर रहे हैं तो वो बड़े कंफर्टेबल है, वो महंगाई कर रहे हैं। ताजिर महंगाई का जिम्मेदार नहीं है, महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है। और अगर उसको वो रेगुलेट भी नहीं कर पा रही, अगर ताजिर कोई महंगाई कर रहा है सॉरी, तो अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही तो भी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, वो ताजिर नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ताजिरों के भेष में आकर माफियाज आ गए हैं। अब ये मुल्क माफियाज का हो गया है। तो आप बताइए, चीनी का जो इतना बड़ा इशू आया किसी ताजिर ने किया? नहीं, एक रूलिंग पार्टी के बंदे ने किया। चीनी का, आटे का रूलिंग पार्टी के एक बंदे ने किया, आटे का बहरान पैदा कर दिया। ये बड़े बड़े लोग जो हुकूमत की अम्ब्रेला के नीचे हैं वो यही काम करते हैं, उसके असरात आम आदमी पर पड़ते हैं। फिर अरबों रुपया ये लोग ऊपर से माफियाज कमा जाते हैं। वो खा दवाई का, मेडिसिन का, वो आप देखें कितना बड़ा स्कैंडल आया इस गवर्नमेंट में। आटे का, चीनी का, इतने बड़े स्कैंडल बाजी करीब में, माजी बईद में कभी आए ही नहीं जितने इस दौर में ये स्कैंडल आए हैं। लेकिन आम आदमी जो छोटा ताजिर है पकड़ा हो जाता है। वो पर करियाने वाला है, वो 2 रुपए दाल महंगी बेच रहा है, 2 रुपए सिर्फ, उस करियाने वाले का चालान भी हो जाएगा, उसको 10,000 जुर्माना भी, और वो जेल भी चला जाएगा। या तो हम कहते हैं चलो जेल भेज दिया आपने 2 रुपए जायद दाल बेचने पर, फरोख्त करने पर, उसको जेल जाने के बाद उसने क्या वापस आकर आपके जो बनाए हुए निर्ख थे क्या उसी पर बेच रहा है? वो बेच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उमर भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही थी कॉमेडी के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से और एक्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के हवाले से। अब आजकल हम मजाक के अंदाज की बात, आप इसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अब तक, या चीजें कांस्टेंट ही हैं? कुछ भी नहीं, ये खत्म होती जा रही है। कॉमेडी हमारे मुल्क से बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लेवल क्या हो गया, अब स्टैंडर्ड क्या आ गया? स्टैंडर्ड ये हो गया कि जब से अब माजरत के साथ, क्योंकि हर घर में एक एक्टर पैदा हो रहा है। जब मैंने ये काम शुरू किया ना तो उस वक्त इस काम को बहुत बुरा समझा जाता था। बिल्कुल, बहुत लोग अजीब अजीब बातें करते थे, ऐसे ऐसे लोगों से मिला देते थे कि घर वाले भी कहते किस काम में पड़ गए। लेकिन अब तो जब जो लोग मुझे उस वक्त कहते थे कि जी ये किस काम में पड़ गए, अगर अब मैं उनके घर में जाता हूं तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के कहते हैं तुम्हारी भतीजी ने ये टिकटॉक बनाई है, ये देख लो। पॉइंट है, तुम्हारे भतीजे ने ये टिकटॉक बनाई है, ये देख लो। तो अब हर बंदा अपने आप को ही सब कुछ समझने लग गया। जब मुझे स्क्रीन पे मैं खुद ही अच्छा लगूंगा तो मुझे आप अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो खुद एक्टर बन गया, मैं तो खुद टिकटॉकर बन गया। क्या एक्टर बनना बहुत आसान हो गया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। और ये जो सारी चीजें हमारे सामने सोशल मीडिया पर आती हैं, क्या ये वाकई एक्टिंग है? नहीं, एक्टिंग का लेवल खत्म होता जा रहा है सर। अब देख लीजिए, इस हवाले से मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी। आपके आज तक सुल्तान रईस साहब ने एक, ना वो शक्ल सूरत से अच्छे थे, ना उनकी हाइट थी, ना उनकी खूबसूरती थी, लेकिन उनकी एक्टिंग जिस हवाले से थी आपकी इंडस्ट्री सरवाइव करती रही। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री खत्म क्यों हुई? क्योंकि हमने सबको सुल्तान रई बनाना शुरू कर दिया था। खूबसूरत लड़के को उसका चेहरा बिगाड़ के अब शान साहब हो गए या मोहम्मद राना हो गया या साउद हो गया, यही थे ना। तो ये तो राई बने नहीं और खुद के ये रहे नहीं, तो ये सब तो शक्लें बिगाड़ के उनकी एक्टिंग शुरू कर दी थी। तो अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओरिजिनल ही होता है, जो अपना आप निकालोगे ना, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। तो अभी आप देख लीजिए ना, टीवी पे कोई ऐसी चीज हिट हो रही है? नहीं हो रही है ना। कोई ऐसा नाम कॉमेडी के हवाले से उमर साहब थे, जिनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको मतलब उस्ताद बाकायदा मैंने मिठाई पेश की और उनकी शागिर्दी में आया। अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, मोइन अख्तर साहब, कोई नजर आ रहा है इस लेवल का? नहीं। जब आपका स्टारिज्म खत्म हो जाएगा ना तो नीचे से कॉमेडी खत्म होती जाएगी। क्योंकि मैं अगर इस फील्ड में आऊंगा तो मैं सोचूंगा यार उमर साहब की तरह बनना है। अब इस लेवल का काम नहीं हो रहा। जो नया लड़का आएगा वो किसको आइडियल बनाएगा? किसी को भी नहीं बनाएगा। अब
اب ہم تھیٹر کر رہے ہیں نا، پچھلے 30 سال سے کر رہا ہوں. جب میں کرتا تھا تو ہم جیسے نئے لڑکے 10-15 گھوم رہے ہوتے تھے کام سیکھنے کے لیے، اسٹرگل کے لیے یا اس طرف. اب نئے لڑکے ہی نہیں ہیں. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے کامیڈی کے ٹاپکس اب کیا رہ گئے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایشوز پر، اپنے ملک کی پرابلمز پر ہی کامیڈی کرنے لگ گئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایشوز ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس آئیڈیاز ختم ہو گئے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ خیر کہنا تو نہیں چاہیے، جب سے یہ ٹی وی شوز پہ سیاسی کامیڈینز کے حساب سے بیٹھے ہیں نا تو کامیڈی محدود ہو گئی ہے، بالکل محدود ہو گئی ہے. اب دیکھ لیجئے یہ سہیل احمد صاحب نے شروع کیا تھا، اب کافی سارے ہمارے ماشاءاللہ ایکٹر جو ہے نا ٹی وی پہ بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ ہر طرف سیاست ہی کریں گے نا، ایسا نہیں ہے ملک میں اتنا بگاڑ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اپنا. ہم میں سے صرف شکر الحمدللہ ختم ہوا ہے، باقی سب کچھ ہے. آج سے 30 سال پہلے کوئی 14,000 کی موٹر سائیکل نہیں لیتا تھا، آج 2 لاکھ کی موٹر سائیکل لے کے گھوم رہا ہے. اس وقت 1,000 روپے کا سائیکل تھا، کوئی نہیں لے پاتا تھا. آج کسی کے پاس سائیکل نہیں ہے، سب کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم میں صرف شکر الحمدللہ. میں ہوں نا، اب مجھے جو مل رہا ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا شکر، میں کہوں گا یار وہ اس سے اوپر کی چیز کیا چاہیے مجھے، وہاں کیسے پہنچنا، مجھے یہ کیسے کرنا. اچھا ہوتا کیا ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، خوشامدی لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور جو ٹیلنٹڈ ہوگا نا وہ اسی میں رہے گا، یار اللہ نے جو مجھے دیا میں نے اسی میں رہنا. لیکن جو خوشامدی لوگ، چاہے سیاست ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ لے لیں، خوشامدی لوگ ہوں گے نا وہ آپ کو آگے آئیں گے. اب جیسے ٹاپک تو آپ کا شروع سے سیاست ہے، تو سب یہی کہتے ہیں عمران خان بہترین ہے، عمران خان ایماندار ہے، لیکن خوشامدیوں نے مروا دیا. پچھلے دور میں کہتے تھے درباریوں نے مروا دیا. تو ہم تو یہی سنتے ہیں. میں تھوڑی سی ایک بات کر لوں چینی کے حوالے سے. بڑا آسان طریقہ ہے، ایک دن میں ختم ہو جائے گی مہنگائی، ایک دن میں. بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ. ضرور بتائیں. جی، انہوں نے کہا فرد واحد کی وجہ سے آٹا اور چینی کا بحران پیدا ہوا. ایسے ہی ہے نا. 89 شوگر مل ہے پاکستان میں، جس میں سے سب سیاسی جماعتوں کی ہے. چھوڑ دیں باقی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والوں نے تو مہنگائی کر دی، انہوں نے تو کرپشن کر دی، جہانگیر ترین صاحب یا جس کا بھی نام لے لیں. میں کہتا ہوں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے والوں کی شوگر ملے ہیں نا، اس میں زرداری صاحب کی تصویر لگا دیں اور اس میں میاں صاحب کی تصویر لگا کے وہ تھیلے مارکیٹ میں 50 روپے کلو کے حساب سے بیچیں. کیوں نہیں بیچتے؟ حکومت ایسے جائے گی، ایسے. یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب مافیا، فرد واحد کوئی نہیں ہے. صدر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس بات؟ ہاں جی، میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ سیاستدانوں کو ایسے رگڑا لگانا، بے شک کرپشن ہے ہمیں، لیکن اس کا ذمہ دار اگر میں کرپشن کر رہا ہوں تو میں نہیں ہوں، وہ ادارہ ہے جو کرپشن کو روکنے والا ہے. بات بڑی دو ٹوک ہے میری. جب تک انصاف کا نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ معاشرہ ایسے ہی بدترین حالات کا شکار ہوتا جائے گا. جس ملک سے انصاف ختم ہو جائے، ظلم کا نظام آ جائے، وہاں یہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ انصاف نہیں ہے، گلی محلے میں، تھانے میں، عدالتوں میں مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. کہ جب ہمارا قاضی ٹاپ سے لے کر ایک مزاحیہ اور فنی کردار آ جائے گا کہ قوم کو ڈیم دے رہے ہیں ہم، اور وہ اس طرح کا مزاحیہ اور مسخرہ پن اپنا اظہار کرے گا، جب سب سے بڑا قاضی اتنا کرپٹ ہوگا، اتنا جھوٹا ہوگا، اس قوم کی حالت یہی ہوگی. ہم سیاستدانوں کو گالیاں نکال دیں، میں نے نام نہیں لیا، میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف ٹریڈرز کو اور چھوٹے ٹریڈرز کو یہاں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ان کے مسائل کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کتنے مسائل ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں روزگار کی فراہمی بھی سرکار کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان، جان و مال کی حفاظت اور اپنے شہری کو روزگار کی فراہمی کی، اور خاص کر مینجمنٹ کو یقینی بنائیں. ایگزیکٹلی. اب ہم 80 لاکھ سے زائد ہماری شاپ ہیں اس ملک میں، ہم اپنا روزگار خود پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ کرتے ہیں بات. ویسے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سیاست ہو یا جو بھی میدان ہو، جو بھی شعبہ ہو، جو بھی فیلڈ ہو، کامیڈی کا فیکٹر ہر جگہ پر ان ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ بریک پر چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آپ کو روہی ایٹ 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے. اور بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. عمر بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھیٹر آرٹسٹ، کامیڈین ہیں. اور میں بھی بریک پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بات کہہ کے گئی کہ ہر جگہ پر کامیڈی کا فیکٹر ضرور پایا جاتا ہے. پولیٹیکل سچویشن ہو، پالیٹکس ہو یا کوئی بھی میدان ہو، کامیڈی ہر جگہ پر ہے، چاہے وہ سیریس قسم کی کامیڈی ہو یا جو بھی کامیڈی ہماری ایکچوئل ہے وہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے آرٹ کاؤنسل میں جو ڈرامہ پریزنٹ کیا آپ اس کا حصہ بنے، بڑا امپورٹنٹ پارٹ آپ نے نبھایا، گرو کا کیریکٹر. اس کیریکٹر کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ ظفر شاہین صاحب نے لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے. جب اچھی چیز لکھی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ڈائریکشن اگر ڈائریکٹر اچھی دے تو پھر ایکٹر کا کام شروع ہو جاتا ہے.
तो उसमें वो करेक्टर तो मतलब एक होता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो ख्वाजा सरा होते हैं ये मुख्तलिफ स्टाइल के होते हैं। ख्वाजा सरा जितना अपने घरों में रहेंगे ना तो सिमट के बैठेंगे, और ये जितना रोडों पे घूमेंगे ये दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, लोगों की अट्रैक्शन या उनकी तवज्जो लेने के लिए अपने। अब भीख मांगने वाला ख्वाजा सरा कुछ और स्टाइल का होता है, डांस करने वाला कुछ और स्टाइल का होता है, और इनके गुरुओं का स्टाइल कुछ और होता है। यंग मतलब ख्वाजा सरा कैसा होता है। और अब ये जो भीख मांग रहे थे ना, यानी स्टाइल का डिफरेंस है। अगर आपने नहीं दिया तो वो इशारा करके जाएगा। अब ये जो डांस स्टाइल के होते हैं ना, इनको होता है कि इन जैसा डांसर कोई नहीं है। अब ये मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूं तो मैं बैठे बैठे ही मतलब आपको करके दिखाऊं, तो इन जैसा डांसर कोई नहीं। अब इनका चेहरा भी चलता रहेगा, अब कभी भी नोट कर लीजिएगा, इनका चेहरा भी चलता रहेगा। ठीक है। अब ये जो गुरु होते हैं ना, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी कि थोड़ा बड़ी एज का ना, वो ऐसे बैठा हुआ होगा। हाँ बाजी, कैसी हैं आप, बताएं तो सही। मुझे अपने फंक्शन में बैठा लिया, काफी देर से बैठी, मुझे चाय वाय का तो पूछा ही नहीं। इश, आ गई थी आपके तो वसीम ने कहा था वहां जाओगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमें तो सीधे मुंह किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। तो ये ऑब्जर्वेशन एक्टर की होती है कि अब रोल क्या कहता है, फिर उस तरह के अगर कोई भी करेक्टर होगा तो आपको उसी तरह का अपने आप को ढालने में आसानी हो जाती है। हाँ, यानी सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्व करना। आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस कैरेक्टर को निभाना? इस कैरेक्टर को निभाना मुश्किल इसलिए थोड़ा कम रहा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकली इस तरह था कि इसमें ना कोई जोक्स किए, ये रोने धोने वाला था। कभी मैंने रोने धोने वाला ख्वाजा सरा नहीं किया। तो इसमें तसल्ली देने वाला था, वो उसकी लाइनें इतनी प्यारी थी कि अगर हम ऐसे बच्चों को घरों से निकालने के बजाय अपने सीने से लगा के रखें, हाँ। तो ये भी माशरे के अच्छे शहरी बन सकते हैं। क्योंकि हम जब बच्चा पैदा होता है और वो ख्वाजा सरा हो तो हम ये सोचते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इनका बच्चा ख्वाजा सरा है। तो उसमें एक लाइन थी, बड़ी खूबसूरत राइटर ने लिखी थी कि वो ये समझते कि इनका बच्चा नामर्द है। नामर्द वो नहीं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बल्कि नामर्द वो है जो जालिम है, जो जुल्म करता है। और सबसे बड़ा जालिम वो है जो अपनी औलाद के होते हुए उसे अपनी औलाद मानने से इनकार करता है। तो ये ख्वाजा सरा बच्चे ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, इंसान में से ही है ना। तो अगर हम इनको जब धुतकारते हैं ना, तो जब वो घर वाले भाई ओए तू बाहर नहीं निकलना, तेरी वजह से दूसरे लड़के मुझे जो कहेंगे ये ख्वाजा सरा है, बहन कहेगी तेरी वजह से मेरी सहेलियां कहती है इसका भाई ख्वाजा सरा है, माँ कहती है तू आज से बाहर नहीं जाना, खानदान में नहीं लेके जाते, खुशियों में नहीं लेके जाते। तो वो जब भागता है ना तो उससे सिर्फ एक ही सहारा मिलता है, वो होता है उसका गुरु। बिल्कुल। और जब वो गुरु के पास जाता है ना, वो कहता है आ गई मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, मेरी शहजादी, मेरी, उससे वो माँ का प्यार, उससे बाप का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार वो गुरु देता है। तो इसलिए वो उस दुनिया में रच बस जाता है। फिर हमारा माशरा उनको एक अच्छी नजर से नहीं देखता। अगर हम इन बच्चों को अपने घर, अगर अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई खुदा न खास्ता हो गया, तो अगर जितना आप प्यार देंगे, जितना अपने पास रखेंगे, तो वो बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो वो भेड़ियों से भी बचेगा, वो भीख मांगने से भी बचेगा, वो नशे से भी बचेगा, वो गलत सोसाइटी से भी बचेगा। एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो जो गुरु होता है ना, इन मतलब मैंने कोई रिसर्च तो इतनी नहीं की, इतना मतलब गुरु जो होता है ना, वो इसके लिए सब कुछ होता है। तो फिर ये इतना प्यार गुरु दे देता है कि अपने माँ बाप से ज्यादा भी गुरु की खातिर ये जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है इसने मुझे माँ का प्यार भी दिया, भाई का भी दिया, बहन का भी दिया, क्योंकि गुरु इनको धुतकारता नहीं। तो ये असल में सिर्फ ये जो सब्जेक्ट था वो यही था कि वो बाप मतलब मां नहीं चाहती कि उसकी तो कोख से पैदा हुआ एक बच्चा है ना, चाहे जैसा भी है, लेकिन बाप निकाल देता है। जब बाप निकालता है तो वो गुरु के पास आता है, गुरु उसकी परवरिश करता है। तो जब वो दोबारा उस घर में आता है तो उसे कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा, इसमें एक उन्होंने लाइन दी थी कि मुल्क में ऐसे सेंटर होने चाहिए, हाँ, जहां ख्वाजा सरा बच्चे आके अच्छी तालीम हासिल करें, जहां ख्वाजा सरा बच्चे आके कोई हुनर हासिल करें,
ताकि वो माशरे का अच्छा से। अच्छा, वो घर से निकले तो क्या करेंगे? कोई इंस्टीट्यूट नहीं, एजुकेशन अब तो स्कूल भी बन गया, अब बन गया ना, लेकिन उस तादाद में तो नहीं है ना। अब अगर उनको कोई हुनर दिया, अब मेरा ख्याल है मेकअप आर्टिस्ट ये सबसे अच्छे होते हैं, ब्यूटिशियन ये सबसे अच्छे बहुत काबिल, टेलरिंग ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जहां लेडीज का काम आएगा ना वहां ये कंफर्टेबल रहेंगी, लेडीज भी उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगी और वो भी। तो अगर हम इस तरह की, जैसे ये सर बैठे हुए हैं, ये तो अंजमन ताजरान के हैं ना, अगर अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने एक शॉप बनाई है किसी भी चीज की, मैंने ख्वाजा सरा को खड़ा किया, ये सर इसकी तायद करेंगे, साथ वाली दुकान वाले कहेंगे यार किसको खड़ा कर दिया, क्योंकि हमने अभी तक एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट ही नहीं पैदा किया। ये नहीं सोचते कि यार ये बच्चा हमारे घर में भी हो सकता है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अगर हम इससे नफरत करेंगे तो ये और ज्यादा बिगड़ेगा। बुराई को बुरा कहने से कभी खत्म नहीं होगी, बुराई को सीने लगाने से ही बुराई खत्म होगी। हम बुरे को बुरा कहते हैं, वो कहता है अच्छा बुरा कहा ना, अब मैं बुरा हूं, जो करना है कर लो। लेकिन अगर वाला एलिमेंट आ जाता है, ये वाला आ जाता है। अब मतलब मैंने मिसाल दी ना, सर से पूछ लें, ये यही कहेंगे, वो साथ वाले उसको इतना टीज करेंगे, यार ख्वाजा सरा को खड़ा है, पता नहीं ये खुद इस तरह का होगा, पता नहीं इसकी सोच के। ये माशरे को अपनी सोच बदलनी, देखो अल्लाह के फैसलों को हम नहीं बदल सकते, बिल्कुल सही, लेकिन हमें माशरे की सोच को बदलना होगा। जब तक हम माशरे की सोच को नहीं बदलेंगे, हम आपस में लड़ते भी रहेंगे, जलीबी भी रहेंगे और ख्वार भी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीजें आपने ऐड कर दी, और जो एक्ट करके दिखाए वो मैं समझती हूँ कि हम आपको प्रीते हैं, और आपने जो किरदार निभाया बखूबी निभाया, बहुत खूब। खालिद महमूद साहब क्या कहना चाहेंगे पहले तो, फिर आखिर पे आपका पैगाम लेते हैं। इनकी जो अभी छोटी सी है लेकिन जो परफॉर्मेंस रही कैसी रही? नहीं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक अक्कासी की है, एक माशरे का अहम सेगमेंट है, उसके हवाले से इन्होंने मसाइल बयान किए हैं, और ये इट इज़ ऑल्सो फैक्ट, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि जो सूरत हाल इन्होंने बताई हमारे माशरे में है। लेकिन माशरे में जो अबतरी है ना जी, सच्ची बात है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर यानी जो अपना समाजी कामों में समाजी कारकुन के हवाले से जब मैं अपना देखता हूँ इस माशरे में सूरत हाल, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर नज़र आता है। जब तक हमारे इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा काजी आदिल ऊपर से ठीक नहीं होगा, ये निज़ाम ऐसी दरबदर रहेगा, ये कौम ऐसी बंदगली में रहेगी। फिर पुलिस भी करप्ट, थाने भी करप्ट, TMA भी करप्ट, MDA भी करप्ट, तमाम महकमे करप्ट, इवन मैं भी करप्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जब इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा और मैं लूट रहा हूँगा, मैं जुल्म का शिकार रहूंगा, मेरी सुनवाई नहीं होगी, तो मैं भी फिर जुल्म करने लग जाऊंगा अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है खालिद साहब, टैक्सेस की बात करते हैं, क्या इशू फेस करना पड़ा है टैक्सेस के हवाले से? देखिए, टैक्सेस का जो निज़ाम ला रही है ना गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हो या माजी करीब या माजी बईद में, ये इनकी अपनी कोई इख्तरा नहीं है, कोई मईशत पर इनको कोई बहुत तजर्बा नहीं है मौजूदा हुकूमत को, या इनमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं है। ये IMF की ईमा पर सब कुछ करते हैं। जब लोन लेते हैं ना तो उनकी शराइत आ जाती है कि बिजली गैस के फला के रेट, पेट्रोल के इतने बढ़ाएंगे तो आपको ये लोन मिलेगा। ये कौम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और बात है, ये उनकी ईमा पर सब कुछ होता है। और टैक्सेस भी, FBR की जो पॉलिसी है, जिसे पहले CBR कहा जाता था, अब FBR हो गया है, उसकी सारी पॉलिसी IMF से आती है। वो इस्लामाबाद में वज़ारत ख़जाना में आ जाती है, वहाँ से FBR में, FBR से सर्कुलेट हो जाती है। यहाँ पे ये टैक्स लगा देते हैं कि अब हम जब देखते हैं कि वो उस तरह के टैक्सेस काबिल अमल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे आम ताजिर की जो क्वालिफिकेशन है, हमारा आम ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है। कौम की जो तालीम की रेशो है आपको पता है, गवर्नमेंट झूठ से कह देती है 57% है, कभी 52% है, जबकि हमारी एक्चुअल जो एजुकेशन का रेट है वो 26% है। ठीक है खालिद साहब, कितने ताजिर हैं जो इस टैक्स नेटवर्क में शामिल हैं? नहीं, हमारे तो 8 लाख से ज़्यादा तो इस वक्त हैं जी, जो हमारे ताजिर छोटे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ताजिरों को ये समझ लिया गया है कि सारा टैक्स इन्हीं से लेना है, जबकि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेशुमार टैक्सेस दे रहे हैं, और हम अपने आप को ताजिर कम और मेहनत कश ज़्यादा समझते हैं। आई एम गोइंग टू से अबाउट स्मॉल ट्रेडर्स। जो छोटा ताजिर है वो अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहा है, और हुकूमत को हम ये बावर कराने में अभी तक शायद नाकाम रहे हैं कि हमसे वाबस्ता लाखों खानदान है जो हमारे शागिर्दों और मुलाजिमीन की सूरत में हमारी दुकानों पर बच्चे हैं, हम उनको भी पाल रहे हैं, उनको भी चला रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब हमारे ऊपर हाथ डालती है तो आप ये देख लीजिए कि इस जो कोरोना का जो आया था फेज, इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन लोगों ने उन्होंने अपने डाउन कर दिया, अपना कट किया है, अपने मुलाजिमीन को निकाला है। लेकिन आप ये देखें, हमारे जितना छोटा ताजिर था, अगर किसी एक शॉप पर 6 मुलाजिम हैं, शागिर्द हम उनको समझते हैं, मुलाजिम नहीं, हम उनको अपने बच्चे समझते हैं, किसी पर 8 हैं, 10 हैं, 3 हैं, उन्होंने किसी एक को भी नहीं निकाला। हमने उन मुलाजिमीन को भी सीने से लगाया रखा कोरोना के दौर में भी। बहुत खूब। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम जहाँ पर महंगाई की बात करें, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई,
हमें देखने में मिली, बिजली सस्ती हो गई, बेशक जितनी भी सही, इसका आप क्या समझते हैं कि जो तमाम पूरा कारोबार है, जो ओवरऑल नेटवर्क है, इस पर कैसा असर हुआ है? नहीं, इस पर तो देखिए बहुत बुरा असर होता है। एक पेट्रोलियम की मसनूआत में अगर इजाफा हो जाए तो नेचुरली बढ़ जाता है, लेकिन जब कमी होती है तो बदकिस्मती से वो कमी उस तरह से नजर नहीं आती। अब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। यस, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। मैंने जो बार बार आपको मैं कह रहा हूँ ना, हमारी हर खराबी हमारे इंसाफ के निजाम से रिलेट करती है। जब तक इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होगा, हमारी अदालतें सही काम नहीं करेंगी। आप ये देख लीजिए कि पुलिस कितनी बदनाम है, पुलिस दीगर इदारे करप्ट रहेंगे जब तक अदालती करप्शन खत्म नहीं होगी। ठीक है, मैं भी करप्ट हो जाऊंगा। ठीक है। उमर भुट्टा साहब, आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासकर उन पेरेंट्स को पैगाम मैं चाह रही हूँ कि आप दें जो ये समझते हैं, जो ये कहते हैं, या जिनके अंदर भी ये चीज फीड की जाती है, जहाँ पर ब्रेन वॉशिंग का मैं समझती हूँ कि एक एलिमेंट होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, फनकार भी हो सकते हैं, अदाकार भी हो सकते हैं। देखिए, बच्चा अपनी हरकतों से बता देता है। बच्चे लास्ट मिनट है हमारे पास। सर, बच्चा अपनी हरकतों से बता देता है कि उसने क्या बनना है। अगर जो बच्चा बनना चाहता है उसको घर की सपोर्ट होगी ना, तो वो बहुत कामयाब होगा। बेशक। अगर वो बच्चा वो नहीं बनना चाहता जो आप बनाना चाहते हैं, तो फिर जो मर्जी कर लें, उसने नहीं बनना। ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक उसके अंदर डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, सियासतदान की डिग्री पहले से फीड होती है, वुकला की, एक्टिंग की, सब फीड वो स्किल्स पाई जाती है उसके अंदर जो है ना एक चिप लगी हुई है। चाहे वो डॉक्टर भी बनेगा ना, तो अगर अंदर से आर्टिस्ट माइंड होगा ना, तो वो आर्टिस्ट ही रहेगा। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। करंट सिचुएशन पे मैं समझती हूँ कि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उमर भुट्टा साहब, जो बीच में मजाक का एक एलिमेंट आपने ऐड किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:05 पर। तब तक महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।